ये स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम ज़ागॉन है, जो कि सिर्फ 20 साल का है और वो अल्टीमेट सॉर्सरर है। ये देख के तुम लोग को लग रहा होगा कि भाई इतना अमेजिंग आदमी, तो इसने तो बहुत मेहनत की होगी। हाँ, इसकी जिंदगी में बहुत दुख, दर्द और कष्ट पीड़ा रह चुका है। जब ये छोड़ा तभी इसके पेरेंट्स ने इसको छोड़ दिया और तब से ये एक ऑर्फन बन गया था। जिस ऑर्फनेज में ये रहता था वो ऑर्फनेज जब ये 5 साल था तभी बंद हो गया। तो उसके बाद ये और इसके साथ जितने बच्चे थे उन लोगों को चोरी करना पड़ा अपनी जिंदगी बचाने के लिए। ये लिटरली खाना खाने के लिए कचरे के डिब्बे में से खाना उठाता था और हर जगह से निकाल के खाता रहता, लेकिन तो भी इसको लोग पकड़ पकड़ के मारते थे बहुत। तो जब ये छोटा था तो इसको ऐसे बहुत सारी कठिनाइयां झेलनी पड़ी थी। चलो, अगर ये सब इतना काफी नहीं था तो जब ये 8 साल का था उतने में ये किडनैप हो गया था और इसको एक स्लेव बना के बेच दिया गया था एंड्रस नाम के बंदे की तरफ। और ये काफी नहीं था तो भाई हमारे इस छोटू के ऊपर बहुत सारे ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशंस भी हुए थे, जिसकी वजह से इसकी बॉडी बहुत चेंज हो गई थी। और तभी हमारा हीरो ज़ागन समझ गया था कि ये दुनिया फेयर नहीं है, बहुत ही अनफेयर है और अगर इसे बचना है तो इसे खुद को यहाँ से बचा के निकालना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी इसको बचाने के लिए नहीं आने वाला है। यहाँ तक कि भगवान भी इसकी मदद नहीं कर सकते अभी। तो इसने अपना हाथ को काटा और अपने खुद के ब्लड से मैजिक सर्कल ड्रॉ करना सीख लिया, जो इसने एंड्रस से देखा था। कुछ दिन के बाद वो दिन आया जिस दिन हमारे ज़ागन की बलि चढ़ने वाली थी और यहाँ पे एंड्रस आके हमारे ज़ागन को पकड़ता है और उसके ऊपर हमला करने वाला होता है। तभी ज़ागन अपने को बचाने के लिए उसी मैजिक सर्कल को समन करता है और वो अटैक मारता है एंड्रस के ऊपर। एंड्रस को पता नहीं होता है कि ज़ागन के पास भी ये एबिलिटी है, तो इसकी वजह से एंड्रस वहां पे खत्म हो जाता है और ज़ागन अपनी जान बचा लेता है। और ये समझ जाता है ज़ागन कि ये तो इसके तुक्के से हुआ है, क्योंकि पहले ही मैजिक सर्कल कास्ट करना इम्पॉसिबल होता है और ये तुक्के से ही हुआ है और ये वापस नहीं होने वाला। तो हमारा हीरो जाता है और बहुत सारा मैजिक पढ़ना शुरू करता है और ऐसे ही 12 साल तक मेहनत करने के बाद इसको टाइटल मिला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर का। फिर कुछ दिन के बाद हमें ये दिखाते हैं कि इसके कैसल के बाहर एक लाल बाल वाली लड़की के ऊपर उसका दोस्त हमला करता है। तो लड़की बोलती दाल में कुछ तो काला है। इतने में वो लाल बाल वाली लड़की जो होती है उसका जो दोस्त होता है वो अपना मुंह को फाड़ता है और बोलता है मैं तुम्हारा दोस्त नहीं तुम्हारा एनिमी हूँ। ऐसा बोल के वो अपना रियल फेस दिखाता है, जो देख के लड़की डर जाती है। ये बंदे का नाम असल में होता है फेस स्टीलर। इसके पास एबिलिटी होती है लोगों का चेहरा चोरी करने का और ये एक सॉर्सरर है। ये लोगों को मारता है और उनके चेहरे को चोरी करके लगाता है। और इस दुनिया में सारे के सारे सॉर्सरर्स को और पावर कमाने के लिए किसी न किसी को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो जो फेस स्टीलर होता है वो बोलता है कि वो इस रेड गर्ल के कपड़े फाड़ेगा और इसको मार के सैक्रिफाइस करेगा। इतने में ज़ागन यहाँ पे आता है और बोलता है कि ओए तू मेरे टेरिटरी में कैसे घुसा और मेरे टेरिटरी में घुस के तू किसी को मार नहीं सकता। ऐसा बोल के ज़ागन फेस स्टीलर को पकड़ता है। जो फेस स्टीलर होता है वो कहता है कि एक काम करिए आप मुझे छोड़ दीजिए और अगर आप मुझे छोड़ेंगे तो ये सुंदर लड़की मैं आपको दे दूंगा। इसको आप आपकी गर्लफ्रेंड बनाइए, अपनी स्लेव बनाइए, जो करना है करिए। ये सुन के ज़ागन को गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुझे ये सब बात करने के लिए मैंने छोड़ा है, नहीं अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोल के ज़ागन इसका मुंडा फाड़ देता है। बोलता है कि मैं लड़कियों की इज्जत करता हूँ अभी के लिए। ये सब देख के लड़की बेहोश होकर गिर जाती है। तो ज़ागन को लगता है कि शायद से जो ब्लड गिरा है उसकी वजह से लड़की बेहोश हो गई है। तो ज़ागन अपना मैजिक यूज करता है और हर एक चीज को फिक्स करता है। लड़की के ऊपर सारा खून निकालता है, उसके कपड़े वपड़े सील देता है और ये बंदा जिसका उसने मुंडी फोड़ दिया होता है उसके मुंडी को वापस से रिक्रिएट करता है। तो वो बोलता है कि अभी लड़की को लगा कि एक सपना देख रही थी। ऐसा बोल के ज़ागन यहाँ से निकल रहा होता है। इतने में ज़ागन देखता है कि लड़की के गले में असल में एक क्रॉस होता है। इसका ये मतलब है कि वो चर्च से आई है और चर्च से आई है इसका ये मतलब है कि वो बैड न्यूज है कि वो लोग चर्च के लोग गॉड और एपेस्टल होते हैं जो कि यहाँ के मैजिक करने वाले बंदों के दुश्मन होते हैं। अब फिर ये सोचता है कि अगर इसने इस बंदी को बचा तो लिया है लेकिन वो लोग तो हमारे दुश्मन होते हैं, तो उनको लगा कि शायद से मैंने इसको बचाया नहीं है, मैंने इसके ऊपर हमला किया है। तो ये सोच के हमारा हीरो ज़ारगॉन थोड़ा टेंशन में आता है। इसके बाद ज़ारगॉन सोचता है कि वो इस लड़की को यहाँ पे छोड़ के निकल जाएगा, वो यहाँ से जाने ही वाला होता है कि इतने में यहाँ पे एक और डार्क सॉर्सरर आता है और वो बोलता है ओह तो इस लड़की को तुम सैक्रिफाइस करने वाले हो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, है ना ज़ारगॉन। ज़ारगॉन इसका घूमता है और बोलता है काम करना है अपना भाई, क्यों पका रहा है मेरे को। फिर हमारा ज़ारगॉन उसको मस्त टेलीपोर्ट करता है एक सेफ प्लेस पे लड़की को और बोलता है कि बारबोटस मेरे डार्क मैजिशियन जो भी तू है यहाँ से चुपचाप निकल जा। लेकिन डार्क मैजिशियन घूम के हमारे ज़ारगॉन के पास आता है और वो उसको एक अंडरग्राउंड ऑक्शन के बारे में बताता है। वो कहता है क्या तुम मुझे थोड़ा गोल्ड दे सकते हो ताकि मैं इस ऑक्शन में जाके कुछ मेरे लिए खरीद सकूं। ज़ारगॉन बोलता है ठीक है मैं तुम्हें थोड़ा गोल्ड दे सकता हूँ, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, क्या पता मुझे भी वहाँ पे कुछ काम की चीज मिल जाए। इसके बाद अब ज़ारगॉन हमारे बारबोटस के साथ चल रहा होता है शहर के अंदर। तो वो बोलता है कि यहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स दिख रहे हैं मुझे, ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो कहता है कि यहाँ पे गार्ड्स इसीलिए क्योंकि यहाँ पे रिसेंटली बहुत सारी लड़कियों का किडनैपिंग हुआ है। तो फिर वो कहता है कि चर्च वाले जो है वो लोगों ने पेट्रोलिंग के बारे में कहा है कि यहाँ पे पेट्रोलिंग करो ताकि लड़कियों के साथ कुछ गलत चीज ना हो। बाय द वे अगर वीडियो मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आप और वीडियोस ऐसे देख पाएं। फिर हमें दिखाते हैं अगले सीन में कि ये लोग ऑक्शन वाले एरिया में पहुंच जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे सॉर्सरर्स होते हैं। इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारी पावर होती है इस वर्ल्ड के अंदर और ये लोग बहुत ही मेनेसिंग दिख रहे होते हैं। यहाँ पे कोई लड़की होती है, कोई बड़े बड़े जानवर टाइप होते हैं और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। तभी बारबोटस बोलता है कि यहाँ पे एक 1000 साल पुराने शेमन का डेथ हुआ था और ये सुन के सब लोग कहते हैं कि ओके तो वो डार्क
शामिल था, राइट? तो हमारा बारबोटस कहता है हाँ। तो वो कहता है कि इसी वजह से आर्च डीमन के जो 13 सीट्स होते हैं उसमें से एक सीट एम्प्टी है, जिसके लिए यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े डार्क मैजिशियंस और डार्क सॉर्सरर्स आए हैं उसकी जगह लेने के लिए। वो कहता है कि तुम और मैं, हम दोनों भी एक कैंडिडेट की तरह चूज किए गए। हम में से जितने भी लोग यहाँ पे आए उनमें से जो भी बंदा जीतेगा वो जाके वहां पे बैठेगा 13 कैंडिडेट्स में से एक बन के। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कुछ टाइम के बाद इनका ऑक्शन शुरू होता है, जहाँ पे एक लड़की को ये लोग बेचने वाले होते हैं, जो कि पुराना वाला आर्च डीमन जो होता है वो इसे खरीदने वाला होता है, लेकिन अब वो यहाँ पे नहीं है, तो ये लोग में से कोई एक इसे खरीद सकता है। जैसे ही इसके ऊपर से कपड़ा निकाले तब हमें ये मालूम पड़ता है ये जो लड़की है वो असल में एक एल्फ है, जो कि मैजिक में बहुत काम आती है इन लोग के। वेल, इस बंदी को यहाँ पे देख के हमारा जो हीरो होता है उसका दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगता है और वो बोलता है ये क्या हो रहा है, ऐसी फीलिंग तो मुझे कभी आई नहीं, ये लड़की में ऐसा खास क्या है। वो देखता है कि इसके बाल व्हाइट होते हैं और ये एक एल्फ होती है, जो कि बहुत ही रेयर होती है इस जगह पे। जैसे ये लोग बिडिंग स्टार्ट करते हैं वैसे ये बंदे कहते हैं कि 10,000 गोल्ड का बिडिंग स्टार्ट हो रहा है। ये सुन के सब लोग शॉक होते हैं, 10,000 इतना बड़ा अमाउंट। तभी ज़ागोन बोलता है मैं इसका 1 मिलियन गोल्ड दूंगा। ये सुन के सब लोग शांत हो जाते हैं और इसके बाद ज़ागोन आराम से जीत जाता है और उसको ये एल्फ मिल जाती है। ज़ागोन कहता है मैं इस लड़की को बचाऊंगा और इसको खुश करूंगा, ऐसा ज़ागोन कहता है। तो बारबोटस कहता है तुमने 1 मिलियन गोल्ड क्यों यूज किया मेरे भाई? इसके बाद बारबोटस बोलता है कि तुम इस लड़की के ऊपर कौन सा सॉर्सरी यूज करने हो। तो ज़ागोन उसके सामने देख के एक अजीब सा स्माइल करता है और वो उड़ के जाता है एल्फ गर्ल के पास। इसके बाद ज़ागोन देखता है कि इस लड़की के गले में एक चेन होता है, तो वो चेन को पकड़ देता है। अभी जो यहाँ पे ऑक्शन वाला बंदा होता है वो कहता है ये चेन हमने इसके गले में इसीलिए बांधा है ताकि हमारा जो ये स्लेव है वो यहाँ से भाग न जाए। तो ये देख के ज़ागोन बोलता है अच्छा ठीक है। इतने में जो ये ऑक्शन होता है वो बोलते हैं हमने इसको एकदम नेचुरल स्टेट में ही रखा है, हमने इसका कुछ छेड़छाड़ नहीं किया इस बंदी के साथ। इसका ज़ागोन बोलता है कि अच्छा मैं चाहता हूँ कि लड़की अपने मन में वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि लड़की स्माइल करे और मुझे इसकी आवाज सुने। तो वो कहता है मैं इसकी आवाज सुनने के लिए बेकाबू हो रहा हूँ। तो ये सुन के सब लोग को शौक लगता है, बोलते हैं तुम क्या करने वाले लड़की के साथ। फिर ज़ागोन उसको अपने कैसल में लेके आता है और वो सोचता है कि मैं इससे क्या बात करूँ, इससे मैं कैसे बात करूँ, इसको मैं कंफर्टेबल कैसे कराऊँ इस लड़की को। तो वो थोड़ा बहुत अपने काम करना शुरू करता है। वो पूछता है तुम्हें मेरा कैसल कैसा लगा, तुम्हें मौसम कैसा लगा, यहाँ का हर एक चीज बताओ कैसे कैसे हो रहा है सब कुछ। वेल, इसके बाद वो एल्फ बोलती है कि सर क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ। तो हमारा ज़ागोन बोलता है कि ये मुझसे कुछ पूछना चाहती है, जरा देखूं तो ये क्या पूछ रही है। वो कहता है कि इसकी आवाज इतनी मधुर है कि मैं क्या ही बोलूं भाई। तो मैं इससे पूछता हूँ कि क्या बोल रही है, तो बताओ क्या बोल रही हो। तो फिर वो अपने आप को रोककर बोलते हैं मैं इतना खड़ूस क्यों हो रहा हूँ, इसकी आवाज इतनी मधुर है, मुझे इससे प्यार से बात करना चाहिए। तो एल्फ बोलती है सर मुझे ये बताइए कि आप मुझे किस तरीके से मारने वाले हो, अगर आप मुझे पहले ही बता दोगे तो मैं अपने आप को प्रिपेयर कर सकती हूँ खत्म होने के लिए। ये सुन के ज़ागोन खड़ा होता बोलता है क्या मैं तुम्हें नहीं मारने वाला हूँ और तुम्हारे दिमाग में ये सवाल क्यों आया। वो कहती है अच्छा तो आप मुझे मारोगे नहीं, इसका मतलब आप मुझे टॉर्चर करोगे और आप मेरे साथ बहुत गलत चीजें करने वाले हो। ज़ागोन कहता है नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे दिमाग में ये सब चीजें क्यों आ रही है, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं और न कि मैं ऐसा कुछ बोल रहा हूँ। ज़ागोन कहता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ कि इसने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टॉर्चर वाली चीजें पड़ी है। ये कैसल पहले मेरे किसी और का था और मैं तो सिर्फ इसके ऊपर रह रहा हूँ, मैं एक सॉर्सरर हूँ। फिर ज़ागोन बोलता है मुझे तुम्हारा नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या। तो वो एल्फ गर्ल कहती है कि सर मेरा नाम नेफी है। नेफी बोलती है कि सर मैं अभी भी एक प्योर मेडन हूँ, आप देख सकते हो। ये सीन मैं आप लोग को नहीं दिखा सकता बट इसका मतलब समझ जाओ। तो ज़ागोन कहता है कि अरे मैं समझ रहा हूँ लेकिन मुझे उस चीज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो। ज़ागोन कहता है कि तुम मेरी बात मान जाओ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं देने वाला हूँ। तो ये सुन के नेफी कहती है ठीक है सर, पर आप मुझे ये बताइए कि आपने मुझे खरीदा क्यों। तो ज़ागोन गुस्से में कहता है तुम्हें ये सब समझने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो वापस अपना बोलता है अबे यार मैं इसके सामने इतना खड़ूस क्यों बन रहा हूँ, इतनी प्यारी लड़की है और मैं इसके सामने खड़ूस बन रहा हूँ। और तभी ज़ागोन बोलते हैं मैं इसको सच भी नहीं बता सकता, मैंने जब इसको पहली बार देखा तभी मुझे इससे प्यार हो गया और मैंने मेरा सारा का सारा पैसा इसे खरीदने में लगा दिया है। अब अगर मैंने इसको ये बात बताई तो इसको लगा कि मैं कोई ठरकी बुढ़ा हूँ। तभी ज़ागोन बोलते हैं मैं क्या करूँ, मैं इसके अंदर से डर कैसे निकालूं। लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि इतनी डरी हुई क्यों है, क्योंकि ये बचपन में ही पकड़ी गई थी और इसके बाद इसको स्लेव बना के बेच दिया गया था। तो इसको इसकी जिंदगी भर कहा गया कि तुम एक स्लेव हो और तुम्हारा काम सिर्फ स्लेव बनना ही है, जैसी कहानी मेरी। तो मैं समझ सकता हूँ ये इतनी अनकंफर्टेबल क्यों है। ज़ागोन कहता है कि मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि मैं तुम्हें क्यों खरीदा। मैं तुम्हें इसलिए खरीदा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है और आज के तुमने कभी मरने की बात की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मेरे लिए जीना पड़ेगा। ये सुन के नेफी को शौक लगता है और वो बहुत खुश भी होती है। इसके बाद ज़ागोन नेफी को लेके जाता है उसके रूम में। जैसे वो उसे रूम तक लेके जा रहा होता है तो बीच में जब ये सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं तो नेफी फिसलती है और गिरने वाली, लेकिन ज़ागोन उसे पकड़ता है और कहता है प्लीज अपना ध्यान रखो। ज़ागोन उसका हाथ पकड़ के ऊपर ऊपर भाग के लेके जाता है उसको उसके रूम में, लेकिन वो बोलता है भाई इसके हाथ इतने सॉफ्ट है कि मुझे छोड़ने का मन नहीं, लेकिन मुझे शर्म आ रहा है, मैं करूँ तो करूँ क्या। ज़ागोन जैसे ऊपर का रूम खोलता है तो यहाँ पे हमें ये दिखता है कि यहाँ पे एक मशीन होता है जो तुम्हारा गला काट सकता है, उसके आसपास बहुत सारे मुंडियां पड़ी होती है। तो ये देख के नेफी बोलती है जी सरकार आप मेरा गला काट सकते हैं। तो ये देख के ज़ागोन बोलता है अरे नहीं 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 ऐसा नहीं होने वाला है, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। तो ज़ागोन बोलता है कि अरे ये मैंने ट्रैप बना कर रखा है ताकि यहाँ पे कोई उड़ते हुए एनिमीज ना आए, रुको रुको रुको। ऐसा बोल के वो अपने उंगली से एक चमकता हुआ गोला निकालता है और मैजिक करके इस सारे रूम के ट्रैप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद नेफी ज़ागोन को थैंक यू बोलती है, कहती है कि आपके वजह से मेरा बहुत अच्छा हो गया, थैंक यू सो मच। तो ये सुन के ज़ागोन को थोड़ा सा शौक लगता है, वो बोलते हैं आज के लिए तो मुझे किसी ने कभी थैंक यू नहीं बोला और तुमने जब मुझे थैंक यू तो मुझे अच्छा लगा। और इसके साथ इनकी ये पहली रात यहाँ पे खत्म होती है। फिर हमें अगले दिन दिखाते हैं कि सुबह सुबह के टाइम पे ज़ागोन अभी तक सोया ही नहीं है, क्योंकि उसके बगल में नेफी सोई हुई थी, क्योंकि नेफी को वो रूम में सोना था ही नहीं। तो वो ज़ागोन के चेयर मतलब थ्रोन के सामने बैठ के सो रही होती है। ज़ागोन सोचता है कि अभी तक नेफी सो रही है तो मैं फटाक से जाकर कुछ नाश्ता खा के आता हूँ और नेफी के लिए भी लेके आता हूँ। वो फटाक से नाश्ता खा के जब तक लौटा है तो देखता है कि नेफी उठ चुकी होती है। ज़ागोन सोचता है कि मैं भी नेफी को गुड मॉर्निंग बोलता हूँ, लेकिन उसने
आज के पहले कभी किसी गुड मॉर्निंग नहीं बोला होता तो वो गुड मॉर्निंग बोलने जाकर बोलते ओए लड़की ये खाना खा ले। तो बोलता है अबे यार मैं कर क्या रहा हूँ, मैं इस लड़की के ऊपर क्यों भड़कता जा रहा हूँ, मुझे भड़कना नहीं, मुझे प्यार से बात करना, लेकिन मेरे मुंह से ये सब चीजें क्यों निकल रही है मेरे भाई। इसके बाद हमारा जागोन मस्त खाना खा रहा होता है और सोचता है कि यार मैं अपना ही बैड हैबिट को ठीक कैसे करूँ। इतने में नेफी पूछती है कि सर जो खाना आप खा रहे हो वही खाना मैं भी खा रही हूँ। तो ये देख के जागोन बोलता है हाँ। वो बोलती है कि लेकिन सर ये तो नहीं होना चाहिए, जो खाना आप खा रहे हो वो खाना मैं तो नहीं खा सकती, मुझे तो आपका खाना खाने का मौका मिलना ही नहीं चाहिए, मुझे तो कीड़े मकोड़े खाना चाहिए ना, और जमीन पे गिरी हुई गंदी गंदी चीजें खानी चाहिए। तो ये सुन के जागोन को बहुत शौक लगता है। वो बोलता है बच्ची इतने टाइम से ऐसे माहौल में रही है। नहीं 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 नहीं। तो वो कहती है कि नहीं सर असल में ये जो ड्राई मीट आप खा रहे हो ये ड्राई मीट हमें मिलता है और हमारे साथ साथ फार्म के एनिमल्स को मिलता है, तो असल में ये आप लोग के खाने लायक चीज नहीं है, ये हम गरीब लोगों के खाने की चीज है। तो ये सुन के जागोन बोलता है अरे पर मैंने तो मेरी जिंदगी भर यही चीज खाया है। तो नेफी बोलती है सर मुझे माफ करिए लेकिन क्या मैं आपके लिए खाना बना सकती हूँ। तो ये सुन के जागोन बोलता है अरे वाह बना लो, क्योंकि उसके दिल में तो इस फटाके फूट रहे होते क्योंकि जिस लड़की से वो प्यार करता है वो उसके लिए खाना बना रही है। आई मीन ब्रो इस बंदे को और चाहिए ही क्या। इसके बाद ये लोग शॉपिंग करने के लिए बाहर जाते, लेकिन जैसे ही यहाँ पे हमारा जागोन कुछ भी खरीदने की कोशिश करता है तो उसके पास पैसे ही नहीं होते क्योंकि हमारे भाई ने अपने सारे के सारे पैसे इस लड़की को खरीदने पे लगा दिए थे। अब फिर ये लोग मस्त चल चल के आगे जा रहे होते क्योंकि इनके पास तो गाड़ी वाड़ी के लिए पैसे है ही नहीं। इसके बाद ये लोग जैसे आगे बढ़ते तो जागोन को सुनाई देता है कि जिस बंदे से वो इस वक्त बात करता उसके ऊपर कुछ गुंडे लोगों ने हमला किया। तो जागोन बोलता है ये तो उसकी जिम्मेदारी वो देख रहा है, लेकिन तभी वो देखता है कि नेफी डर चुकी होती है। तो उसको लगता है कि नेफी के साथ भी शायद ऐसा ही हुआ था कि उसके साथ भी लोगों ने ऐसी किडनैपिंग की थी और उसके ऊपर हमला किया था। तो अभी नेफी को अच्छा फील करवाने के लिए जागोन सोचता है कि उसे यहाँ पे आके इन लोगों को बचाना चाहिए। वो अपना इलेक्ट्रिक मैजिक यूज करता है और यहाँ से इनको भगाता है, लेकिन यहाँ पे से कोई भी गुंडा नहीं भागता है। तो जागोन बोलता है कि अच्छा तो तुम लोग नहीं भाग रहे हो। ये लोग आगे बढ़ते जागोन के ऊपर हमला करें, लेकिन जागोन बोलता है तुम लोग इतने कमजोर हो कि मुझे तुम्हें हराने के लिए मेरा मैजिक भी यूज नहीं करना। जागोन एक टिचकी मारता है और ये मोटू टकलू बॉय उड़ के नीचे गिरता है, इसके पूरे बॉडी से खून भी निकल रहा होता है। इसके बाद ये सब जो गुंडे होते हैं लोग बोलते प्लीज हमारी कोई मदद करो। इतने में एक सॉर्सरर पीछे से आता है जो कि इनके ही टीम का होता है। वो बोलता है ओए जागोन मैं भी एक सॉर्सरर हूं, तू भी एक सॉर्सरर है, इनसे दूर रहे। जागोन बोलता है नहीं मैं तो इनको रोके रहूंगा। तो ये सुन के वो सॉर्सरर को गुस्सा आता है। वो बोलता है अच्छा ऐसी बात है। ऐसा बोल के वो सॉर्सरर अपने मैजिक से यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट करता है, लेकिन जागोन यहाँ पे खड़ा होता है। बोलते तुम इस सर्कल को बना तो चुके लेकिन तुम इसको एक्टिवेट नहीं कर सकते क्योंकि मेरी पावर तुमसे ज्यादा है। ऐसा बोल के जागोन इसके सर्कल पे पैर रखता है और अपना मैजिक यूज करके इस सॉर्सरर को गायब करता है, जो देख के यहाँ के सारे गुंडों की हवा टाइट हो जाती है। फिर ये सारे के सारे गुंडे यहाँ से भाग जाते हैं और जितने भी ट्रैवलर होते हैं वो लोग यहाँ पे आके जागोन को थैंक यू बोलते हैं। यहाँ तक कि जो ये मिस्टर कैट बॉय होता है वो भी बोलता है सर को कि सर आप ये ले लीजिए मेरी तरफ से गिफ्ट। वो जागोन को कुछ पैसे देता है और बोलता है सर आप हमारे साथ राइड पे चलिए, हम आपको टाउन तक पहुंचा देंगे। तो जागोन बहुत खुश होता है। इसके बाद जागोन सोचता है कि मैं खुश तो हो रहा हूँ ये सब देख के, लेकिन ये थोड़ा अलग नहीं है क्योंकि जब भी मैं किसी की हेल्प करता हूँ मेरा मैजिक दिखा के तो वो लोग डर जाते हैं मुझसे, लेकिन ये लोग मेरे पास आ रहे हैं और मेरी तारीफ कर रहे हैं। शायद ये सब इस एल्फ गर्ल नेफी की वजह से हो रहा है, तो मुझे इसे अपने साथ और टाइम रखना चाहिए। इसके बाद जारगोन हमारी नेफी को लेकर जाता है एक मार्केट में जहाँ पे वो सोचता है कि अभी उसको नेफी के लिए कुछ अच्छे कपड़े लेने चाहिए ताकि वो आराम से चल सके। जैसे ही वो एक शॉप के अंदर घुसता है वहाँ पे जो शॉपकीपर होती है उसके बड़े बड़े पंख होते हैं और वो इनको पहले वेलकम करती है, लेकिन जारगोन को यहाँ पे देख के उसकी हवा टाइट हो जाती है। फिर ये जो हमारी उड़ने वाली लड़की होती है ये बोलती ठीक है मैं आपकी इस लड़की के लिए आपको कपड़े दिखाऊंगी। जारगोन बोलता है हाँ इसके लिए मुझे अच्छे कपड़े दिखाइए। तो वो खुशी खुशी आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वो देखती कि नेफी के गले पे एक कॉलर होता है जो कि स्लेव वाला कॉलर होता है। वो देख के थोड़ी सी टेंशन में आती है, लेकिन वो नेफी को उठा के लेके जाती है अंदर के रूम में और उसके लिए नए नए कपड़े ढूंढ रही होती है। मीनवाइल जागोन सोचता है कि सब लोग इसका कॉलर देख के बहुत टेंशन ले रहे हैं और मुझे भी इसके गले में कॉलर रखना है, नहीं तो मैं कुछ न कुछ करके कॉलर निकालने की कोशिश करता हूँ। वेल इसके बाद जब हमारी ये बर्ड गर्ल वापस से नेफी को बाहर लेके आती है तो नेफी को यहाँ पे देख के जागोन की आंखें फट जाती क्योंकि नेफी ने बहुत ही छोटे कपड़े पहने होते हैं। तो ये देख के हमारी बर्ड गर्ल बोलती है लो सर आपकी स्लेव को मैंने आपका मनचाहा कपड़ा पहना दिया। सारे के सारे स्लेव के मास्टर्स यही कपड़े की डिमांड करते हैं। तो ये सुन के जागोन बोलता है कि तुम्हारी बात वैसे सच तो है और ये कपड़े में देख के मेरा मन तो कर रहा है नेफी को देखने का, लेकिन इतने में जागोन देखता है कि नेफी हल्की सी परेशान हो रही होती है। तो जागोन बोलता है कि नहीं 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 तुम्हें ये कपड़े को बदल देना चाहिए, इसमें नेफी खुश नहीं है बिल्कुल भी। फिर इसके बाद हमारी वो जो बर्ड गर्ल होती है वो नेफी को अंदर लेके जाती है और उसको नए कपड़े पहनाती है जो कि एक मेड का आउटफिट होता है। ये वाला आउटफिट नेफी को भी पसंद आता है। इसके बाद ये लोग यहाँ से ये आउटफिट लेके निकल रहे होते हैं। इतने में बर्ड गर्ल जाती है नेफी के पास और कहती है कि नेफी तुम्हारे मास्टर बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हारा केयर करते हैं। ये सुन के नेफी हल्का सा ब्लश करती है। इसके बाद हमारा जागोन एक लॉक स्मिथ के पास जो बंदा ताला तोड़ता है उसके पास नेफी को लेके जाता है और कहता है प्लीज इसके गले के इस कॉलर को तोड़ दो। तो नेफी कहती है सर मुझे चलेगा ये कॉलर, मुझे इससे बिल्कुल दिक्कत नहीं है। लेकिन जागोन कहता है नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए कि तुम्हारे गले में कॉलर रहे। अगर ये कॉलर तुम्हारे गले में रहे तो लोगों को लगेगा तुम मेरी स्लेव हो और तुम मेरे अंडर काम करती हो, जो कि मैं नहीं चाहता। तो जो हमारा लॉक स्मिथ होता है वो अपना मैजिक यूज करके इस कॉलर को चेक करता है। वो कहता है कि सर मैं इस लॉक को नहीं खोल सकता, ये लॉक के अंदर जो पावर है वो मेरे लेवल के बहुत आगे है। वो कहता है कि सर आपके पास पावर है लेकिन अगर आपने आपका खुद का पावर यूज किया तो ये कॉलर खुलने की जगह इस लड़की का गला तोड़ देगा। इसको खोलने के लिए आपको एक स्पेशल टाइप का की लगेगा। इसके बाद जागोन बोलता है ठीक है थैंक यू सो मच। ऐसा बोल के जागोन इस लॉक स्मिथ को थोड़े पैसे देता है, लेकिन ये लॉक स्मिथ बोलता है नहीं सर मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए, आपने मेरी एक बार जान बचाई थी। और तभी जागोन को स्ट्राइक होता है कि हाँ पहले मैंने इस बंदे की जान बचाई थी। वो कहता है कि उस टाइम मैं आपको
देख के डर के भाग गया, लेकिन आज मुझे मालूम पड़ रहा है कि आप कितने अच्छे इंसान हो, तो मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा। इसके बाद जागोन बोलता है ये सब क्या हो रहा है, लोग मेरे से इतने फ्रेंडली क्यों हो रहे हैं, ये देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तभी वो बोलता है शायद नेफी मेरे साथ है इसीलिए ऐसा हो रहा हो। इसके बाद जागोन और नेफी दोनों के दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते। तभी नेफी जागोन से पूछती है कि सर क्या होगा अगर आपने मेरा कॉलर निकाल दिया और मैं यहाँ से भाग गई तो? जागोन बोलता है कि देखो अगर तुम ये कॉलर निकालने के बाद भाग भी गई तो भी मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर इंसान को अपना फ्रीडम होना चाहिए और तुम तो एक लड़की हो, तुम्हारे पास फ्रीडम होना ही चाहिए। ये सब चीजें उसके दिमाग में होती है, लेकिन वो ये सब चीजें बोल नहीं पाता। वो सिर्फ नेफी को बोलता है ओए ज्यादा उम्मीदें मत लगाओ, और वो फिर से अपने को गुस्सा करता है, बोलता है कि मैं इस लड़की के साथ इतना रूड क्यों हो रहा हूँ। इसके बाद नेफी इतना अच्छा खाना अपने सामने देख के कहती है कि थैंक यू सो मच मास्टर, मुझे मेरे अपने घर में ये खाना खाने का मौका नहीं मिलता, लेकिन आपके साथ बैठ के खाना खाने का मुझे मौका मिल रहा है, इसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। ऐसा बोल के वो अपना फोक उठाती है और एक लाल कलर की बेरी को यूज करती है खाने के लिए, जो कि एक टमाटर होता है। इसके बाद नेफी उस फोक के साथ उस टमाटर के ऊपर अटैक करती है, लेकिन वो टमाटर को ले नहीं पाती, तो वो चम्मच से खाती है इसे, और वो इसको खाने के बाद बहुत खुश होती है। जागोन ये सब देख के स्माइल करता है। उसके बाद जागोन खुद कोशिश करता है उस फोक से टमाटर उठाने का, लेकिन वो खुद भी फेल हो जाता है, जो देख के नेफी का चेहरा एकदम अजीब सा होता है। वो बोलती मेरा मास्टर ढक्कन है क्या, ऐसा वो अपने मन में सोचती है। लेकिन फिर नेफी अपने चम्मच से जागोन को खिलाने के लिए आगे बढ़ती है। इसके बाद जागोन ये देख के एकदम से पगला जाता है। वो बोलता है कि ओ माय गॉड, इतनी क्यूट लड़की मुझे अपने हाथ से खाना खिला रही है, और वो भी उस चम्मच से जो चम्मच से वो खुद खा रही थी। क्या मैं इतना खुशी डिजर्व करता हूँ? ऐसा वो सोचते सोचते आराम से वो टमाटर खाता है और खुशी खुशी दूसरे साइड देखता है, और हमारी नेफी दूसरे साइड देखती है। मीनवाइल पीछे अंकल आंटियां अपना गप्पे वप्पे लड़ा रहे होते हैं, कहते हैं कि ओ ये कितना क्यूट कपल है। ये देख के दोनों के दोनों को शौक लगता है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि चर्च के अंदर ये वही बंदी है लाल बाल वाली जिसके ऊपर हमला हुआ था। वो यहाँ पे आती है और इसका नाम होता है चेस्टियल, और ये बंदी यहाँ पे एक नाइट है जिसका काम है कि उसे सॉर्सरर्स को मारना है। तो क्या अब ये बंदी हमारे हीरो जागोन के ऊपर हमला करेगी जिसने इसकी जान बचाई है, कि ये कुछ और करेगी, मुझे नहीं पता। मीनवाइल यहाँ पे जो यहाँ का प्रीस्ट होता है वो कहता है कि सुनो, यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी लड़कियां गायब हो रही है, यंग गर्ल्स किडनैप हो रही है यहाँ पे, और इनके पीछे मुझे लग रहा है कि जागोन का हाथ है। तो तुम्हारा काम है चेस्टियल कि तुम्हें जागोन को मारना है। ये सुन के चेस्टियल को धक्का लगता है। वो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जागोन ने मेरी जान बचाई थी, तो वो बंदा इसके पीछे नहीं हो सकता, कोई ना कोई उसे फंसा रहा है। चेस्टियल ये सारी की सारी चीजें प्रीस्ट को बताती है, लेकिन प्रीस्ट बोलता है नहीं मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है। तो चेस्टियल बोलती ठीक है, मैं प्रण लेती हूँ कि मैं इस जागोन को मार के रहूंगी। इसके बाद अगले दिन हमें दिखाते हैं सुबह सुबह जागोन सो के उठा तो नेफी आके उसे गुड मॉर्निंग कहते, तो जागोन भी उसे गुड मॉर्निंग कहता है, और ये बोल के जागोन बहुत खुश होता है कि आज मैंने अच्छे से इससे बात कर लिया। नेफी कहती है कि सर मैंने आपके लिए नाश्ता बनाया, चलिए आप मेरे साथ। तो जागोन को लेके जाती है डाइनिंग रूम में, जहाँ पे उसने पूरे रूम को साफ करके रखा होता है और टेबल को भी अच्छे से सजा के रखा होता है, और उसके साथ साथ यहाँ पे टेबल के ऊपर ब्रेड पड़ा होता है। उसने जिंदगी में कभी ब्रेड नहीं देखा होता है। वो बोलता है कि ये नई चीज क्या है। वो नेफी को थैंक यू बोलता है। नेफी भी खुशी खुशी उसके लिए चाय निकालती है और अपने कान हिलाती है, जिसका ये मतलब होता है कि एल्फ इस वक्त बहुत खुश है। इसके बाद वो जागोन के सामने सारा खाना रखती है और बोलती है सर आप खाना खाइए। तभी जागोन बोलता है तुम्हारा खाना कहाँ पे, तुम भी बैठो मेरे साथ। तो नेफी कहती है सर मैंने सिर्फ आपके लिए खाना बनाया। ये सुन के जागोन कहता है कि नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरे साथ खाना खाओगे। ऐसा बोल के वो अपने खाना को हाफ में डिवाइड करता है, बोलता है नेफी आधा तुम खाओ आधा मैं खाऊंगा। जागोन उसे बोलता है कि तुम एक काम करो मेरे लैप पे आके बैठो। ये देख के नेफी को शौक लगता है। तभी जागोन उसे थोड़ा जोर वाली आवाज में बोलता है आके मेरे गोद में बैठ जाओ और मेरे साथ खाना खाओ। इसके बाद जागोन उसे खाना खिलाता है और नेफी ये सब देख के थोड़ी एम्बैरेस होती है, लेकिन तभी जागोन बोलता है कि तुम्हारी पनिशमेंट है कि तुमने यहाँ पे एक ही कुर्सी रखी और खुद के लिए नाश्ता नहीं बनाया, अब तुम्हें मेरे गोद में बैठ के नाश्ता खाना पड़ेगा। नाश्ता खाने के बाद जागोन अपने लाइब्रेरी में बैठ के कुछ पढ़ रहा होता है। तभी नेफी वहां पे आती है साफ सफाई करने के लिए। इसके बाद जागोन को ये मालूम पड़ता है कि नेफी जो है वो असल में मैजिक नहीं कर सकती, क्योंकि नेफी उससे पूछती है कि सर आप क्या पढ़ रहे हो। तो वो कहता है मैं एक मैजिक के बारे में पढ़ रहा हूँ। तभी उसे मालूम पड़ता है कि नेफी तो कोई मैजिक कर नहीं सकती और वो एक एल्फ है, और एल्फ जो होते हैं उनके पास ह्यूमन से कुछ ज्यादा ही माना होता है। तो इतना सारा माना होने के बाद भी नेफी अगर मैजिक नहीं यूज कर पाए तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है, ऐसा जागोन सोच रहा होता है। इसके बाद जागोन नेफी के साथ बैठा है और उसके सामने बेसिक मैजिक करता है। वो उसको एक मैजिक सर्कल बनाना सिखाता है। बोलता है कि देखो इसके अंदर तुम अपने माना के हिसाब से इसका साइज कम ज्यादा कर सकती हो और इसकी एनर्जी को भी कम ज्यादा कर सकती हो। तो नेफी ये सब देखती है और वो जागोन से पूछती है क्या मैं इसके अंदर और चीजें ड्रॉ करके इसकी पावर को चेंज कर सकती हूँ। फिर जागोन कहता है कि वाओ तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और ये किसी न किसी तरह से पॉसिबल है भी। वो कहता है कि तुम चाहो तो इस मैजिक सर्कल के ऊपर एक और मैजिक सर्कल बना के उसके पावर को इंक्रीज कर सकती हो। थियोरेटिकली इसे ऐसे ही काम करना चाहिए, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। असल में अगर हम ऐसा करेंगे तो दोनों के दोनों मैजिक सर्कल है उनका पावर एक दूसरे के साथ क्लैश करेगा और दोनों मैजिक सर्कल को कोलाइड होकर फूट जाएंगे, तो उनमें से किसी का भी असर नहीं होगा हमारे साथ। तभी ये सुन के नेफी बोलती है तो क्या इसका ये मतलब है कि मैं किसी और के सॉर्सरी को ओवरराइड करके उसके अटैक को रोक सकती हूँ। तो जागोन बोलता है हाँ हाँ ये पॉसिबल है। यहाँ पे मैंने एक चीज नोटिस की कि जो नेफी है वो असल में बहुत अटेंटिव है और वो अच्छे क्वेश्चन पूछ रही है, विच मींस मुझे लग रहा है कि आगे जाके नेफी शायद से मैजिक सीख पाएगी। तभी जागोन वो कहता है कि मैं ये चीज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मेरे खुद के मैजिक से किसी और के मैजिक को इंटरप्ट कर सकूं, और यही चीज मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, और जब मैंने ये सीख ली तो मैं बहुत ज्यादा टॉप पे आ जाऊंगा। नेफी पूछती है कि सर आप ऐसा क्यों सीख रहे हो। तो वो कहता है कि मैं इसीलिए सीख रहा हूँ ताकि मैं खुद को सर्वाइव करवा पाऊं, मेरा पास्ट बहुत ही ट्रॉमेटिक था। जागोन उसे अपने पास्ट के बारे में बताता है और कहता है कि मेरी जिंदगी बहुत टफ थी और मुझे तब मालूम पड़ा कि जो स्ट्रांग है वही जी सकता है। यहाँ
जहाँ पे लोग ऐसे बातें कर रहे होते हैं तभी जागोन को महसूस होता है कि यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग एनिमी आ चुका है। मीनवाइल वो खड़ा होता है और बोलता है नहीं तुम एक काम करो, तुम मेरे लिए रात का खाना बनाओ, तब तक मैं तो बाहर टहल के आता हूँ। ऐसा बोल के वो बाहर निकलता है इस स्ट्रॉन्ग एनिमी को रोकने के लिए। तभी हमें दिखाते हैं कि जागोन के कैसल के बाहर हमारी चैस्टियल मतलब वो लाल बाल वाली बंदी यहाँ पे आ चुकी होती कुछ और होली नाइट्स के साथ। तभी इतने में हमारी रेड गर्ल जिसको मैं अभी चैस्टियल नहीं बोलने वाला, मैं इसको टमेटो गर्ल बोलूंगा, ये यहाँ पे आती है अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड के साथ और वो जागोन के कैसल के बाहर के जो बैरियर होता है उसके ऊपर हमला करके उसको डिस्ट्रॉय करती है। इतने में जागोन बाहर आता है और बहुत गुस्से में होता है। जागोन यहाँ पे बाहर आके कहता है कि सुनो तुम लोग यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है तुम लोग के साथ डील करने का, ठीक है, मैं तुम लोग की जान बख्श रहा हूँ। तभी वो देखता है कि हमारी टमेटो गर्ल के हाथ में जो स्वॉर्ड होता है वो 12 में से एक सेलेस्टियल स्वॉर्ड्स में से एक होता है। जो देख के वो कहता है ओके तुम कोई नॉर्मल बंदी नहीं हो। वो कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि चर्च से तुम्हें यहाँ पे क्यों भेजा है। तभी वो देखता है बोलता है ओए टमेटो गर्ल तू तो वही है ना जिसकी मैंने जान बचाई थी कुछ दिन पहले। वो बोलता है कि ठीक है मैं तुम लोग को छोड़ता हूँ, तुम लोग यहाँ से चुपचाप चले जाओ। लेकिन यहाँ के जो एंजेलिक नाइट्स होते हैं ये लोग नहीं निकलते। तो जागोन गुस्से में इनके ऊपर हमला करता है इनको भगाने के लिए, लेकिन एक शील्ड वाला बंदा इनके सामने आके खड़ा होकर जागोन के अटैक को ब्लॉक करता है। इतने में एक बंदा आगे बढ़ता है जागोन के ऊपर हमला करने के लिए। जागोन इसको मारने के लिए इतना मैजिक यूज भी नहीं करता, वो इसको मुक्का मारता है, दूसरे बंदे के टकले पे टिचकी मारता है और ऐसे एक एक करके इन सबको गिरा गिरा के आगे बढ़ रहा होता है। फिर वो बोलता है ओए टमेटो गर्ल तू अपने साथियों को मरने कैसे दे रही है, क्या यही तेरी शिवलरी है। वो कहता है कि तू चुपचाप यहाँ से भाग जा और सबको बता कि मैं कितना बेकार इंसान हूँ, ठीक है। ये सुन के हमारी टमेटो गर्ल आगे बढ़ती है और जागोन के ऊपर हमला करती है अपने स्वॉर्ड से और वो जागोन के हाथ के मैजिक बैरियर को भी तोड़ देती है। लेकिन जागोन उसके सारे अटैक को डॉज कर करके लेफ्ट राइट घूम रहा होता है। तो हमारी टमेटो गर्ल बोलती है कि तुम मेरे अटैक को डॉज क्यों कर रहे हो, तुम मेरे ऊपर हमला क्यों नहीं कर रहे हो, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने अपने आप को क्यों बर्बाद किया ऐसा बन के, तुमने सॉर्सरी क्यों ली, सॉर्सरी ईविल चीज है। तो तभी जागोन बोलता है कि तुम्हें लगता है कि हम सॉर्सरर्स बेकार इंसान है, तो मुझे ये बताओ चर्च सही कैसे हो गया, वो भी तो स्वॉर्ड यूज कर रहा है हम सब कमजोर सॉर्सरर्स के ऊपर। मुझे ये बताओ कि स्टोरी में कौन सही है कौन गलत है, तुम्हारे लिए तुम सही हो, हमारे लिए हम सही है, हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं, हम अपना जंग लड़ रहे हैं, तुम तुम्हारी जिंदगी जी रहे हो, तुम तुम्हारा जंग लड़ रहे हो, हम दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सही है। इसके बाद हमारी टमेटो गर्ल अपना सीक्रेट स्वॉर्ड यूज करती है जागोन के ऊपर हमला करने। जागोन उसे बड़े आराम से डॉज तो करता है, लेकिन इसी वक्त सीक्रेट स्वॉर्ड जो होता है उसकी पावर ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होती है और जागोन उड़ के जाता है पीछे झाड़ियों में गिर जाता है। इसके बाद जागोन गुस्से में आता है और कहता है कि अब ये लड़की तो गई। लेकिन इतने में हमारी टमेटो गर्ल भाग के जागोन के पास आती है, उसके पास हमला करते और उसके कान में बोलती है प्लीज आप ऐसा प्रिटेंड करिए कि आप मुझसे मर गए हो, मैं नहीं आपको मारना चाहती हूँ, मुझे सिर्फ चर्च को ये बताने कि मैंने आपको मार दिया और चर्च नहीं रुकेगा जब तक आप नहीं मरोगे। वो कहती है कि अगर आपने मुझे हरा दिया तो मेरे जगह बहुत सारे स्ट्रॉन्गर एंजेलिक नाइट्स यहाँ पे आएंगे जिसमें से कोई ना कोई आपको हार्म कर सकता है, तो प्लीज आप सिर्फ प्रिटेंड करिए कि आप मुझसे मर चुके हो, आप ऐसा प्रिटेंड करो, उसके बाद आप मैजिक छोड़ दो और एक नॉर्मल जिंदगी चाहिए, मैं बस यही चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप एक अच्छे इंसान हो। जागोन कहता है कि तुम्हें मैं पहचान चुका हूँ कि तुम कौन हो, मैं जानता हूँ कि तुम कितना यहाँ पे रिस्क कर रही हो, क्योंकि एक एंजेलिक नाइट अगर किसी सॉर्सरर का हेल्प करे तो उसकी लाइफ खतरे में आती है, प्लस उसका जॉब भी चला जाता है, तो तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे इस ऑफर को डिक्लाइन करूंगा। इतने में नेफी कैसल के बाहर आती है और नेफी को कैसल के बाहर देख के यहाँ पे जो बाकी के नाइट्स होते हैं वो लोग नेफी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इतने में एक बंदा अपना स्पीयर फेंकता है नेफी के पास और हमारे टमेटो गर्ल बोलती है नहीं रुक जाओ, वो एक सॉर्सरर नहीं है, लेकिन अब तक बहुत लेट हो चुका होता है। ये स्पीयर ऑलमोस्ट नेफी के पास पहुंच जाता है, लेकिन तभी जागोन यहाँ पे फटाक से भाग के आता है और वो अपने हाथ से स्पीयर को रोकता है और नेफी को बचाने के चक्कर में जागोन का हाथ कट जाता है। इतने में जागोन को महसूस होता है कि यहाँ पे एक बहुत शक्तिशाली चीज आ रही है, ये कहीं और से नहीं आती, ये आती है नेफी के अंदर से। इतने में हमें ये मालूम पड़ता है कि नेफी बहुत भड़क चुकी है, उसे गुस्सा आ रहा होता है कि उसके मास्टर के ऊपर किसी ने हमला किया। वो आगे बढ़ती है और अपना हाथ आगे करके अपने पावर को एक्टिवेट करती है। वो लिटरली ट्री मैजिक यूज करती है, जहाँ पे जमीन के अंदर से बहुत सारे पेड़ पौधे बाहर निकलते हैं और वो इस नाइट को पकड़ के उसके गले को घोटना स्टार्ट करते हैं। ये देख के हमारी टमेटो गर्ल की हालत खराब हो जाती है, लेकिन हमारा जागोन फटाक से यहाँ पे आता है, नेफी को पकड़ता है और बोलता है नेफी शांत हो जाओ। तो ये करने के वजह से नेफी शांत होती है और जो वो नाइट होता है जो फंसा होता है इसके अंदर उसकी जान बच जाती है। लेकिन अब मैं समझ गया कि नेफी बहुत ज्यादा बैडएस और ओवरपावर्ड है भाई। तो इस एनिमे का रियल ओवरपावर्ड मेन कैरेक्टर कौन है, जागोन की नेफी? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कमेंट में कि आपको क्या लगता है। वेल अब हमारी नेफी का इतना इंसेन पावर देख के इन एंजेलिक नाइट्स को समझ गया कि ये लोग यहाँ पे नहीं टिकने वाले, तो ये लोग चुपचाप दुम दबा के यहाँ से भाग लेते हैं। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रात को जागोन नेफी का हाथ बांधता है, मतलब पट्टियां बांधता है, उसको हाथ नहीं बांधता, समझे, कोई बुरा आदमी नहीं है जागोन। और जागोन के हाथ पे भी नेफी पट्टियां बांधती है ताकि उसको जहां चोट लगा होता है वो ठीक कर सके। तभी जागोन बोलता है कि नेफी तुमने मुझसे ये क्यों कहा था कि तुम मैजिक यूज नहीं कर सकती? तभी नेफी कहती है कि उसने मैजिक यूज नहीं किया था, उसने मिस्टिसिज्म यूज किया था, जो कि एक डिफरेंट टाइप का मिस्टीरियस पावर है। वो कहते हैं ये एक मिरेकल पावर है जो कि उसको अलाउ करता है अपने अंदर की नेचुरल पावर को यूज करने में, ये मैजिक से एकदम ऑपोजिट होता है। वो कहती है कि देखो
देखो हमारे गांव में जितने भी एल्फ्स थे उनमें से मैं अकेली ऐसी एल्फ थी जो ये मैजिक यूज कर सकती थी, ये पावर यूज कर सकती थी। तो इसीलिए मुझे उन लोगों ने दूर फेंक दिया और कहा कि मैं एक कर्स्ड एल्फ हूँ और इसीलिए वो लोग मुझसे इतना बुरा बर्ताव करते थे। बट मुझे ऐसा लगता है, मैं मेरा बता रहा हूँ, ठीक है सच बेटा, कि ये सबसे बेस्ट पावर है। उन लोग को नेफी को क्वीन की तरह ट्रीट करना चाहिए था भाई। क्या गधे हैं ये एल्फ लोग, है ना। उसके इस पावर की वजह से और तो और उसके बाल के कलर की वजह से उसके घर वाले और उसके विलेजर्स ने उसे कहा कि तुम्हें खत्म हो जाना चाहिए, तुम्हें जीना नहीं चाहिए। आई मीन ब्रो कितने अच्छे लग रहे हैं इसके सुनहरे बाल। आई मीन व्हाइट है बट फिर भी। वेल फिर एक दिन जब उसके विलेज के ऊपर हमला हुआ तो नेफी से के पास सारे के सारे उसके विलेजर्स का और कहे कि ये तुम्हारे वैसे हो रहा है, तुम्हें अपना कर्स पावर यूज करना चाहिए और हमें बचाना चाहिए, तुमने ये सब किया इसलिए तुम खत्म हो जाओ, तुम्हारे वैसे ये सब हो रहा है। वेल ये सब होने के बाद यहाँ पे कुछ लोग आए जिन लोगों ने नेफी को स्लेव बना के यहाँ से लेके चले गए। वेल यहाँ पे और जो भी लोग बच के भागने की कोशिश कर रहे थे उन लोग को ये लोग मार मार के खत्म कर रहे थे। तो ये सब देख के नेफी का दिमाग खराब हो गया और उसने ये सब देख के एकदम से सदमे में आ गई वो। लेकिन वो ये सब देख के सदमे में आने के बाद हंसने लगी उनके ऊपर, कहने लगी अच्छा हुआ तुम लोगों ने मुझसे नफरत की थी ना, ये अच्छा हुआ। लेकिन ये सब बोलने के बाद वो हमारे जागोन से सॉरी कहती है, कहती है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं इतनी अच्छे दिमाग के मेंटल स्टेट में नहीं हूँ, आई एम सॉरी। वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैं बहुत पैथेटिक और मुझे जीने का कोई हक नहीं है सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन तभी जागोन कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं भी ऐसा ही करता अगर मेरे साथ किसी ने ऐसा किया होता तो। अगर तुम खुद को बचाने के लिए सेल्फिश बन रहे हो तो तुम सेल्फिश नहीं हो। वो कहता है कि नेफी तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि तुम यूजलेस हो, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे तुम्हारी जरूरत है मेरी जिंदगी में, और तो और अब तुम मेरे लिए इतना अच्छा खाना भी बना रही हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो जिंदगी भर और मैं तुम्हें कभी नहीं खोना चाहता, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। ये सब सुन के नेफी रोने लगती है खुशी से, क्योंकि इस वक्त जागोन ने अपना हाथ उसके मुंह पे रखा होता है जिसे वो अपने हाथ से पकड़ के बहुत ही ज्यादा सेफ फील कर रही होती है। इसके बाद जब नेफी रोना बंद करती है और जब वो थोड़ी और कंफर्टेबल होती है तो वो जागोन से कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने आपको मेरा इतना डिस्कस्टिंग साइड दिखाया। जागोन कहता है नहीं नहीं बच्चा, तुम्हें सैड होने की जरूरत नहीं है, तुमने जो ये मुझे साइड दिखाया मुझे अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे अपने इमोशनल साइड को मेरे सामने एक्सप्रेस करो, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है। इसके बाद जागोन चेक करता तो उसके हाथ में बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा होता है, तो वो बोलता है ये क्या हो गया। फिर वो अपने हाथ से पट्टियां निकालता है तो वो देखता है कि उसके वुंड भी हील हो चुके हैं। तभी वो बोलता है कि इतना फटाफट मेरी रिकवरी कब से हो गई भाई, ये क्या हो रहा है, क्या मैं कोई गूल हूँ क्या टोक्यो गूल एनिमे के अंदर से। तभी वो सस्पेक्ट करता है कि एक सेकंड शायद से मैंने नेफी को छुआ तो उसके अंदर की मिस्टिसिज्म की पावर एक्टिवेट हो गई और उसकी वजह से मैं इतना जल्दी हील हो रहा हूँ। वेल इसके बाद रात के टाइम में जब जागोन अपने थ्रोन पे बैठा होता है और सोने की कोशिश कर रहा होता है तभी वो देखता है कि नेफी उसके बगल में खड़ी होती है अपने पिलो को हग करते हुए। तो वो बोलता है नेफी क्या हुआ, तुम सोई नहीं अब तक। तो नेफी कहती है कि सर मैं असल में आपके साथ सोना चाहती हूँ। तो ये सुन के जागोन की तो सिटी बिटी गुल हो जाती है। वो बोलता है कि एक सेकंड नेफी मेरे साथ सोना चाहती है। ये सोच के वो सोचता है कि ओ माय गॉड क्या ये मेरी वाइफ बनना चाहती है। लेकिन तभी नेफी कहती है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, बस मुझे बुरा लगता है कि इस पूरे कैसल के अंदर सिर्फ एक ही बेड है और उस पे मैं सोती हूँ और आप हमेशा कुर्सी पे सोते हो, तो मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती। इसके बाद जागोन बोलता है कि अरे यार मेरा दिमाग कितना खराब है, मैंने इतनी गलत चीज क्यों सोचा। फिर वो नेफी से कहता है कि नेफी थैंक यू सो मच कि तुम मेरा इतना केयर कर रही हो, लेकिन मैं ये सीट को नहीं छोड़ सकता क्योंकि ये मिडिल पॉइंट है जिसके वजह से मुझे यहाँ पे बैठे रहना पड़ेगा ताकि मैं इस बैरियर को मेंटेन कर सकूं ताकि हमारे ऊपर हमला ना हो। तो नेफी बोलती ठीक है सर मेरे पास एक सॉल्यूशन है। वो कहती है कि सर आप मेरी लैप पे सो जाओ। तो ये सुन के जागोन बोलता है यस यही तो मुझे सुनना था। वो एक सेकंड वेस्ट नहीं करता, भग के जाता है और नेफी की लैप पे अपना सर रख के मस्त सोता है भाई। आई मीन बी ऑनेस्ट गाइस, जागोन की जगह कोई और होता तो वो भी यही करता है ना, मैं भी यही करता था। वेल इसके बाद जागोन भले ही नेफी के लैप पे अपना सर रख के लेटा हुआ था लेकिन वो सो नहीं पा रहा था क्योंकि वो खुश भी था और एम्बैरेश भी था, वो कंफ्यूज भी था और एक्साइटेड भी था। उसका दिमाग हर तरफ झूल रहा था। और तभी वो बोलता है कि नेफी तुमने मुझे अपने लैप पे सर रखने को क्यों कहा। तो वो कहती है कि सर मैं बस आपको थैंक यू बोलना चाहती कि आपने मेरी जान बचाई, प्लस आपने मुझे आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाने दिया मेरा पावर यूज करते हुए। तभी जागोन उससे कहता है कि तुम्हें मुझे हर बार थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम पहले मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो, तुम मेरे घर का ध्यान दे रही हो और प्लस तुम मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बना रही हो। मैं वो आदमी जिसने आज तक सिर्फ सूखा मीट खाया है, तुम उसको इतना अच्छा खाना खिला रही हो, तुम मेरे लिए बहुत कुछ कर रही हो। और एक चीज नेफी, क्या तुम्हें मैजिक यूज करना सीखना है। मैंने आज नोटिस है कि तुम तुम्हारे मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पा रही हो, आई मीन तुम्हारे पावर को मिस्टिसिज्म वाले को तुम कंट्रोल नहीं कर पा रही हो। वो कहता है कि मैं तुम्हें मैजिक के बारे में सिखाऊंगा और मे भी शायद ये तुम्हारा हेल्प करे तुम्हारे अपने पावर्स को कंट्रोल करने में। नेफी कहती है ऑफ कोर्स। तभी हमें दिखाते हैं कि अगले दिन सुबह हो जाती है और बारबोटोस यहाँ पे आता है, हमारे जागोन का चड्डी बड्डी बेस्ट फ्रेंड। इसके बाद बारबोटोस जागोन को कहता है कि भाई तेरे ऊपर एंजेलिक नाइट्स ने हमला किया। ये बोल के वो बहुत गुस्से में रहता है। तभी जागोन बोलता है टेंशन मत ले भाई, मैंने उन लोगों को संभाल लिया, वो लोग बहुत ही कमजोर थे मेरे लिए। तो बारबोटोस बोलता है अच्छा फिर ठीक है। फिर वो यहाँ बैठता है चाय वाय पीने के। तभी यहाँ पे नेफी आती है। नेफी को यहाँ पे देख के बोलता है अरे ये वही लड़की है जिसको तूने ऑक्शन में से लिया था। वो कहता है तूने इसको अब तक जिंदा क्यों रखा, तूने इसको अब तक सैक्रिफाइस की तरह क्यों नहीं यूज किया। वो कहता है कि क्या तुम इसको गलत तरीके से यूज करने के लिए सोच रहे हो। तो जागोन कहता है अरे ऐसी बात नहीं, ये मेरी स्टूडेंट है, मैं इसको मैजिक सिखा रहा हूँ। इसके बाद बारबोटोस कहता है कि अच्छा तो बाहर जो मुझे पेड़ दिख रहा है वो इसकी ही ताकत है। तो जागोन कहता है हाँ। फिर वो कहता है कि अच्छा मुझे ये बताओ क्या तुम आर्च डीमन की सीट के लिए आगे बढ़ रहे हो। तो जागोन कहता है पहले मुझे इस चीज में इंटरेस्ट नहीं था लेकिन हाँ अभी मैं जाने की सोच रहा हूँ। वो कहता है कि मैं आर्च डीमन बनूंगा
जानूंगा कि तो इस दुनिया में बहुत कम ही लोग रहेंगे जो लोग मेरी नेफी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ेंगे, तो मैं नेफी को बचा सकता हूँ अच्छे से। वो कहते हैं मुझे लगता नहीं कि मैं सिलेक्ट हो पाऊँ, क्योंकि मैं तो सॉर्सरी सिर्फ 10 साल से ही कर रहा हूँ, 1 डेकेड हुआ है, लेकिन मेरे अलावा यहाँ पे कितने सारे लोग हैं जिन लोगों ने एक सेंचुरी से ये सब करके रखा है। इसके बाद जब बारबाडोस यहाँ से निकलते तो नेफी बोलती है कि ये आपका बेस्ट फ्रेंड था, तो जागोन बोलता है नहीं 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 नहीं, मैं इस गधे इंसान के साथ कभी दोस्त नहीं रह सकता। तभी नेफी कहती है लेकिन आप लोग को देख के लग रहा था कि आप लोग बेस्ट फ्रेंड थे, क्योंकि आप लोग एक दूसरी कंपनी बहुत इंजॉय कर रहे थे। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि जागोन उसको उसका मैजिक का फर्स्ट लेसन सिखाता है कि बैरियर कैसे क्रिएट करते हैं और उसको रिस्टोर कैसे करते हैं। जैसे जैसे दिन पास होता है वैसे वैसे जागोन नेफी की ट्रेनिंग और इंप्रूव करता रहता है, वो नई नई चीजें सीख रही होती है। मीनवाइल वो उसको ये भी बोलता है कि तुम घर का भी सारा काम करती रहो, मैं बाहर का सारा काम करता रहूंगा, तो वो नेफी को एक अच्छी जिंदगी दे रहा होता है। इसके बाद 1 महीना हो जाता है और तभी जागोन के सामने एक अजीब सी 2 मुंडे वाली चिड़िया आती है जो कि पोकेमॉन से भाग के आई है। ये जागोन को एक लेटर देती है, जो लेटर में लिखा होता है कि उसे आर्च डीमन के कैसल में समन किया गया है। वो उस कैसल के पास जाता है और जैसे ही वो उस कैसल के अंदर घुसता है तो वो देखता है कि उसके सामने 12 के 12 आर्च डीमन खड़े होते हैं। उसको इनके माना का इंसेन प्रेशर फील होता है और वो कहता है कि 1 सेकंड, ये लोग अलग ही लेवल पे हैं। जागोन उनसे पूछता है कि आप लोग ने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। तभी वो लोग कहते हैं जागोन तुम्हें यहाँ पे इसीलिए बुलाया गया है क्योंकि हम तुम्हें 13वीं सीट दे रहे हैं आर्च डीमन की, तो क्या तुम उसे लोगे? क्या तुम पुराने वाले आर्च डीमन का एम्बलम भी लोगे? जागोन तभी देखता है कि जैसे वो एम्बलम यहाँ पे समन होता है तो उसके अंदर से इंसेन माना बाहर आ रहा होता है। जागोन बोलता है कि सेम माना जो कि इन लोग के अंदर से आ रहा है, तो अगर मैंने इस एम्बलम को अपने अंदर ले लिया तो मेरा पावर लेवल भी इनकी तरह हो जाएगा। तभी जागोन कहता है कि 1 सेकंड, आप लोग ने मुझे क्यों चुना? मेरे अलावा भी यहाँ पे कितने सारे टैलेंटेड सॉर्सरर्स हैं जिनको आप चुन सकते हैं, लेकिन आपने मुझे क्यों चुना? मैं तो उनके सामने एकदम से इनसिग्निफिकेंट हूँ, मेरे अंदर इतनी ताकत भी नहीं है। तभी यहाँ से आर्च डीमन कहते हैं कि हाँ तुम्हारी बात सच है, तुम्हारी पावर उनके सामने कुछ नहीं और तुम बहुत ही ज्यादा इनएक्सपीरियंस्ड हो। वो कहते हैं कि लेकिन हमें एक चीज पता है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा सॉर्सरर नहीं है जो तुम्हें मार सकता है। तुमने जिस पहले सॉर्सरर को मारा था वो किसी भी तरह से वीक नहीं था। तभी हमें ये मालूम पड़ा कि जागोन ने बचपन में जिस बंदे को मारा था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो लोग कहते हैं कि तुमने 8 साल की उम्र में ही अच्छी खासी सॉर्सरी सीख ली, तो हमें ये पता है कि तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है और हम उसके ऊपर गैम्बल करना चाहते हैं और इसीलिए तुम ये पोजीशन डिजर्व करते हो, क्योंकि हमें लगता है कि तुम बहुत ऊपर तक जा सकते हो। वो कहते हैं कि अगर तुमने ये पोजीशन एक्सेप्ट किया तो तुम्हारी जिंदगी में कभी शांति नहीं होगी, तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी तकलीफें होंगी, क्योंकि ये एक ऐसी पोजीशन है जहां पे तुम्हें बिल्कुल भी शांति नहीं मिलने वाली है और इसमें बहुत सारा स्ट्रगल होने वाला है। जागोन स्माइल करता है, वो कहता है कि मैं तो इस सीट को डेफिनेटली लूंगा, क्योंकि जब से मैं पैदा हुआ तब से मुझे समझ आया कि मुझे एक नॉर्मल जिंदगी नहीं मिलने वाली है, लेकिन अब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ नेफी भी है, तो मैं अब क्या करूँ? वो कहता है कुछ टाइम के बाद कि हाँ मैं ये पोजीशन लेने वाला हूं, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। ये कंडीशन क्या थी ये इन लोगों ने हमें नहीं बताया। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जागोन यहाँ से अपने कैसल पहुंच चुका होता है जहाँ पे नेफी उसके लिए खाना बना रही होती है। वो यहाँ पहुंचकर नेफी को अपना हाथ दिखाता है और उसको एम्बलम दिखाता है और कहता है कि देखो नेफी, मैं एक आर्च डीमन बन चुका हूँ, अब मैं उन 13 आर्च डीमन में से एक हूँ। वो कहता है कि अब इसके साथ साथ मुझे जो पुराने वाले आर्च डीमन मार्कोशिस थे उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टी भी मिल चुकी है, अब वो सब हमारा है। वो कहता है कि अब मेरे पास चाबी भी है जिससे मैं तुम्हारे कॉलर को निकाल सकता हूँ। ऐसा बोल के वो उस चाबी को आगे करता है और एक मैजिकल सर्कल यहाँ पे आता है और उस चाबी को घुमा के वो हमारी नेफी के गले से वो कॉलर को निकाल देता है। जैसे ही कॉलर खुलता है वैसे ही वो कहता है कि नेफी अब तुम्हारा काम हो चुका है, अब तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ये सुन के नेफी का दिल टूट जाता है और हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि वो यहाँ बाहर बैठी रहती है एकदम से उदास होके, क्योंकि अभी उसका वापस से कोई नहीं रहा। उसकी जिंदगी में सिर्फ जागोन ही था जिसे उसने अपना माना था, लेकिन अब उसने भी उसे भगा दिया है। उसी वक्त नेफी यहाँ पे बैठी होती है और सोचती है कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। मैं अभी कुछ टाइम पहले तक खाना बना रही थी और मैं वो खाना मेरे मास्टर को खिलाने वाली थी और मैं वेट कर रही थी कि मेरे मास्टर को खाना खा के मेरी तारीफ करेंगे, लेकिन अब ये क्या हो रहा है। इतने में उसे दिखता है उसके बगल में वो कॉलर होता है। वो कॉलर को देख के वो उसको याद आता है कैसे उसके मास्टर ने उससे कहा था कि निकल जाओ यहाँ से, और ये देख के नेफी टूट जाती है। इतने में यहाँ पे आती है हमारी टमेटो गर्ल और वो यहाँ पे आके नेफी को देख के बोलती है अरे क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। लेकिन जैसे ही हमारी नेफी यहाँ पे इस एंजेलिक नाइट को देखती तो उसे लगता है कि वो मरने वाली है। यहाँ पे बाकी लोग आते हैं और वो लोग भी देखते हैं यहाँ पे एक एंजेलिक नाइट नेफी के पास खड़े, तो उनको लगता है वो लोग नेफी को बुली कर रहे हैं, तो बाकी लोग यहाँ पे हल्ला करते हैं। इतने में यहाँ पे ये हमारी बर्ड गर्ल भी आती है और वो नेफी के सामने आके खड़ी होती है, बोलती है कि ओए तू नेफी को हाथ नहीं लगा सकती। ये देख के हमारी जो टमेटो गर्ल होती है वो रोने लगती है, बोलती है सब लोग मेरे अगेंस्ट क्यों खड़े हो गए, मैंने ऐसा क्या किया यार। फिर इतने में नेफी आगे बढ़ते हुए बोलती सुनो 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 गाइस, इसने मेरे साथ कुछ गलत काम नहीं किया, आप लोग शांत हो जाओ। ये सुन के सब लोग बोलते हैं अच्छा अगर तुम बोल रही हो तो ठीक है, सही होगा। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी बर्ड गर्ल नेफी और तो टमेटो गर्ल को लेके जाती है एक बार में। वहां पे वो लोग खाना वाना खाते खाते हमारी नेफी से पूछते कि नेफी तुम रो क्यों रही थी अगर रेड गर्ल ने तुम्हें परेशान नहीं किया तो ये सुन के नेफी रोने लगती है और कहती कि मुझे कहा गया था कि मेरी अब जरूरत नहीं है मास्टर को। इसके बाद नेफी उनको सब बता दी कैसे उनके मास्टर जब घर पे आए तो वो आर्च डीमन बन चुके थे। उसके बाद उन्होंने नेफी का कॉलर खोला और नेफी से कहा कि अब तुम यहाँ से निकल जाओ। तभी वो कहती मुझे आर्च डीमन मतलब नहीं पता क्या होता है, लेकिन ये जो भी होता है इसने मेरे मास्टर को मेरे से दूर कर दिया है। तो ये सुन के हमारी जो बर्ड गर्ल होती है वो कहती है कि आर्च डीमन जो होते हैं वो उस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट 13 सॉर्सरर्स में से एक होते हैं, और अगर तुम्हारे मास्टर एक आर्च डीमन बन
चुके हैं, तो इसका ये मतलब है कि वो बहुत खतरनाक इंसान बन चुके हैं। वो कहती है कि ये जो टाउन है ये मार्कोशियस के अंदर था, जो कि पुराने वाले आर्च डीमन थे, लेकिन जब से उनका डेथ हो गया उसके बाद से ये टाउन की पूरी हवा टाइट हो चुकी है। यहाँ पे बहुत सारे गलत गलत काम हो रहे हैं और यहाँ का बैलेंस एकदम से बिगड़ चुका है। फिर वो कहती है कि देखो यहाँ पे छोटी छोटी लड़कियों का किडनैपिंग हो रहा है, इसीलिए चर्च ने एक मैसेज जारी किया था कि वो होली नाइट्स को भेजेंगे यहाँ पे इन सब चीजों को रोकने के लिए। तभी नेफी बोलते हैं कि अगर चर्च हमारा हेल्प कर रहा है तो हम लोग चर्च को इतना हेट क्यों करते हैं। तो फिर हमारी बर्ड गर्ल कहती है कि इसका रीजन ये है कि जो चर्च वाले वो लोग हर महीने हम लोग से टैक्स मांगते हैं ऑफरिंग बोल के, और इस वजह से हम लोग को बहुत दिक्कत होती है। ये सब चीजें सुन के हमारी टोमेटो गर्ल कांप रही होती है। वो बोलती है आई मीन हाँ मैं जानती हूँ कि चर्च वाले जो करते हैं वो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन हम तुम्हें प्रोटेक्शन दे रहे हैं। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी बर्ड गर्ल बोलती है कि उसे अब तक समझ नहीं आ रहा कि ज़ागोन ने हमारी एल्फ गर्ल को अपने आप से दूर क्यों किया। तभी हमारी टोमेटो गर्ल कहती है कि इसका रीजन ये हो सकता है कि जो आर्च डीमन होते हैं वो बहुत ताकतवर सॉर्सरर्स होते हैं, उनको मारने के लिए हम चर्च वाले लोगों को कहा गया कि हम उन्हें मारेंगे, तो इसीलिए शायद उसने नेफी को अपने आप से दूर किया ताकि वो नेफी को प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि अगर नेफी उसके साथ रहेगी ज़ागोन के साथ तो नेफी भी खतरे में आ सकती है। इसके बाद हमारी नेफी कहती है कि वो वापस से ज़ागोन के पास जाना चाहती है और उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। वो कहती है कि उसे पता है कि ज़ागोन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ज़ागोन एकदम से इनविजिबल है, वो भी खतरे में आ सकता है। तो हमारी नेफी कहती है कि वो जाएगी ज़ागोन को हेल्प करने के और उसे सपोर्ट करती रहेगी। ये सब सुन के हमारी टोमेटो गर्ल कहती है कि हाँ मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मुझे भी चाहिए कि तुम और ज़ागोन साथ में रहो। तभी हमारी टोमेटो गर्ल कहती है कि उसे लगता है कि यहाँ पे एक ऐसा सॉर्सरर जो कि ज़ागोन का नाम बदनाम कर रहा है, वो सब गलत काम कर रहा है और ऐसा दिखा रहा है कि ज़ागोन ने गलत काम किया है। वो कहती है कि वो उसे चर्च के सामने डिफेंड तो नहीं कर सकती, लेकिन वो एटलीस्ट ज़ागोन का नाम क्लियर करने की कोशिश करेगी। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे एंजेलिक नाइट्स आते हैं और वो हमारी रेड गर्ल को कहते हैं कि तुम्हें इस वक्त प्रीस्ट ने समन किया। तो वो कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ, लेकिन इतने में यहाँ पे एक अजीब सा ब्लैक ऑरा निकलता है जो कहता है कि मैं ज़ागोन हूँ। ऐसा कह के वो यहाँ पे इन सब गर्ल्स को किडनैप करने की कोशिश करता है, लेकिन जो हमारी बर्ड गर्ल होती है वो इनसे बच के निकल जाती है। लेकिन इतने में हमारी जो नेफी होती है और तो और जो हमारी टोमेटो गर्ल होती है ये लोग किडनैप होके निकल लेते हैं यहाँ से। अब इनको किडनैप किसने किया मुझे नहीं पता। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ज़ागोन के कैसल के पास बहुत सारे नाइट ज़ागोन के ट्रैप में फंसे होते हैं। वो लोग ज़ागोन का पैर पकड़े कहते हैं प्लीज हमारे लीडर को छोड़ दो प्लीज। ज़ागोन कंफ्यूज होकर कहता है क्या तुम क्या कह रहे हो, मैंने तुम्हारे लीडर को कब पकड़ा। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी बर्ड गर्ल यहाँ पे उड़ के आती है और ज़ागोन को हर एक चीज बताती है क्या हुआ कैसे हुआ। तो ज़ागोन को शॉक लगता है, वो बोलता है एक सेकंड ये कैसे हो गया, मैंने नेफी को मेरे से दूर इसीलिए किया था ताकि वो सेफ रहे और चर्च उसके ऊपर हमला न करे, लेकिन ये तो एकदम उल्टा हो चुका है। ज़ागोन कहता है नेफी सिर्फ मेरी है और उस पर सिर्फ मेरा हक है और ये काम किसने किया मुझे पता है। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जो नेफी होती है और उसके साथ हमारी टोमेटो गर्ल होती है ये लोग एक गुफा के अंदर फंसे हुए रहते हैं। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखता है कि हमारी नेफी के सामने बारबोटोस होता है। तो नेफी उससे पूछते हैं कि तुम तो ज़ागोन के दोस्त हो, तुमने ये सब क्यों किया। तो वो कहता है देखो सॉर्सरर्स के बीच में दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं होती, सिर्फ मतलब की बातें होती है और तुमसे मुझे बहुत मतलब है। वो कहता है कि मैं तुम्हें इसीलिए किडनैप किया हूँ क्योंकि ज़ागोन ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। ज़ागोन ने जिस सॉर्सरर को सबसे पहले मारा था वो मेरे टीचर थे, मैं उससे बदला नहीं ले रहा हूँ उस चीज का, क्योंकि अगर ज़ागोन ने नहीं मारा तो मैं मार देता, लेकिन उनको मारने के बाद ज़ागोन को जो चीजें मिली, जो उसे कैसल मिला, जो उसे पैसा मिला, जो उसे नॉलेज मिला, वो सब मेरा होने वाला था, लेकिन वो सब ज़ागोन ने मुझसे छीन लिया। तो अब मेरा हक बनता है कि मैं भी उससे उसका सब कुछ छीन लूं ना। वो कहता है कि इसीलिए मैंने कोशिश किया कि मैं सबको ये दिखाऊं कि ज़ागोन बुरा आदमी है। मैं उसका रूप लेता था और मैं लड़कियों को किडनैप करता था और मैंने सोचा कि चर्च भी ज़ागोन के ऊपर हमला करेगा, लेकिन ज़ागोन ने सेक्रेट स्वॉर्ड्स से बच गया। तो अब मैं दूसरा तरीका इस्तेमाल कर रहा हूँ, अब मैं सैक्रिफाइस करूंगा तुम लोग को और ये मैं बाकी के 12 आर्च डीमन को दिखाऊंगा और उनको ये दिखाऊंगा कि मैं उनके लिए वर्दी हूँ 13वां आर्च डीमन बनने के लिए। तो वो सीट मैं लेने वाला हूँ। तभी नेफी बोलती है अबे ढकन तू टाइम वेस्ट कर रहा है, क्योंकि 13 सीट चली गई है, वो मेरे मास्टर को मिल चुकी है, तो तुम किसी को कुछ इंप्रेस नहीं कर सकते अभी। ये सब सुन के बारबोटोस को बहुत शौक लगता है कि अभी उसकी सीट चली गई है। तो वो बोलता है कि अब मैं कैसे भी करके ज़ागोन से वो सीट लेके रहूंगा। ऐसा बोल के वो हमारी नेफी का हाथ पकड़कर उसको घसीट के लेके जाता है उसके ऊपर हमला करने के लिए। वो बोलता है कि मैं अपना ये मैजिक को अनलीश करूंगा, उसके बाद तो कोई आर्च डीमन मेरा कोई बड़ा खतरा नहीं बनने वाला है। ये देख के हमारी टोमेटो गर्ल बोलती है ओए नेफी को छोड़ दे, तू उसके साथ कुछ नहीं कर सकता। बारबोटोस घूम के बोलता है बहन इंतजार करो, इसके बाद तुम्हारी बारी आने वाली है, इसका सैक्रिफाइस होगा फिर तुम्हारा भी होगा। इतने में हमारी नेफी इससे बचने की कोशिश करती है। तो ये देखे हमारा जो बारबोटोस होता है वो नेफी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, अपना ब्लैक मैजिक यूज ही कर रहा होता है कि इतने में ज़ागोन यहाँ पे आ जाता है और ज़ागोन को यहाँ पे देख के बारबोटोस का दिमाग फटने लगता है। इसके बाद हमारा ये बारबोटोस बोलता है तुम्हें समझा कैसे कि मैं इन सब चीजों के पीछे हूँ। तो ज़ागोन बोलता है कि जब पहली बार वो चेहरा चुराने वाला सॉर्सरर मेरे पास आया था तभी मुझे लगा कि कोई छोटा मोटा सॉर्सरर तो ऐसा पावर यूज नहीं कर सकता, उसके बाद मेरा बैरियर तोड़ने के लिए भी इतनी सी ताकत की जरूरत नहीं पड़ती है। तभी मुझे समझा कि इसके पीछे तुम ही हो सकते हो। बारबोटोस तुम मेरे दोस्त है यार, मुझसे अच्छा तुम्हें कौन जानेगा। फिर ज़ागोन बोलते कि मेरा शक और ज्यादा बढ़ने लगा जब मैंने देखा कि जैसे ही वो फेस चोरी करने वाला सॉर्सरर वहां से गायब हुआ उसके बाद तुम आ गए। फिर उसके बाद जब मेरा बैरियर टूटा फिर से तुम आ गए, तो तुम हर बार आके चेक कर रहे थे कि तुम्हारा इम्प्लीकेशन क्या हो रहा है मेरे ऊपर, तो मुझे पता चल गया कि तुम ही इसके पीछे हो। ज़ागोन बोलता कि मैं तुम्हें माफ तो कर दिया क्योंकि तुमने मेरे ऊपर हमला किया, ये किया वो किया, लेकिन मैं तुम्हें अब माफ नहीं करूंगा क्योंकि तुमने मेरे पे नहीं, तुमने मेरी नेफी के ऊपर हमला किया और नेफी मेरे लिए सब कुछ है। ऐसा बोल के ज़ागोन आगे बढ़ता है, 2-3 स्लैश मारता है और
हमारे बारबोटोस को काट देता है। फिर वो आगे बढ़ता है और नेफी के हाथ से उसकी जंजीरें काटता है और नेफी को फ्री करता है। नेफी भाग के जाती है हमारे ज़ारगॉन के पास और कहती है मास्टर मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। वो कहती है प्लीज मुझे मत अपने आप से दूर करो, मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। इतने में बारबोटोस इस मौके का फायदा उठा के एक मैजिक सर्कल समन करता है, लेकिन हमारा ज़ारगॉन उसको नोटिस करके ऑन द स्पॉट नलिफाई कर देता है। बार बार यहाँ पे बारबोटोस अपने मैजिक सर्कल लेके आता है, लेकिन ज़ारगॉन उसको नलिफाई करता रहता है। ये वही मैजिक है जिसके बारे में ज़ारगॉन ने नेफी को बताया था पहले। इसके बाद बारबोटोस मल्टीपल मैजिक सर्कल लेके आता है, लेकिन हमारा ज़ारगॉन आराम से उन सबको फोड़ता रहता है। उसके बाद ज़ारगॉन अपना खुद का एक मैजिक अटैक मारता है जिसमें मल्टीपल मैजिक अटैक मारता है बारबोटोस के ऊपर। बारबोटोस डिस्ट्रॉय हो जाता है, एकदम जख्मी होकर वो जमीन पे गिरा होता है और वो बोलता है कि अब मैं समझ चुका हूँ कि मैं जीत नहीं सकता, ज़ारगॉन प्लीज मुझे जाने दे यार। इसके बाद बारबोटोस बोलता है कि प्लीज मुझे जाने दे, मैं तुझे कभी तेरे सामने नहीं आऊंगा, प्लीज मुझे जाने दे। तो हमारा ज़ारगॉन एक पंच लेता है और उसको खींच के मारता है, लेकिन वो जमीन पे मारता है। बोलता है कि अगर मैं तेरे को मारता तो तू खत्म हो गया होता, देख तूने नेफी के साथ जो किया मैं तुझे उसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा और मैं कभी भूलूंगा नहीं वो चीज, लेकिन तू मेरा बचपन का दोस्त है तो मैं ये भी नहीं भूलने वाला, तो मैं तुझे माफ करता हूँ, लेकिन हाँ दोबारा ऐसा मत करना, अगर कुछ भी हुआ तो तेरे बगैर मैं रहूंगा ही किसके साथ, तू मेरा दोस्त था भाई। वो कहता है बचपन जब हम छोटे थे तू मेरे से बहुत स्ट्रॉन्ग था, तेरे को मुझसे अच्छा मैजिक आया, लेकिन तूने तभी मुझे मारा नहीं कभी, तूने मुझे मैजिक सिखाया, तो एक तरह से तू मेरा बेस्ट फ्रेंड भी, तू मेरा राइवल भी, तू मेरा सब कुछ है यार, तेरे को नहीं मार सकता मैं तुझे इस बार छोड़ रहा हूँ बारबोटोस, लेकिन इसके बदले तुझे मुझे कुछ जूस पिलाना पड़ेगा। तो बारबोटोस बोलता है ठीक है। यहाँ पे लोग खुशी खुशी बैठे होते हैं, बातें करते हैं कि इतने में मैजिक सर्कल एक्टिवेट होता है। तभी बारबोटोस बोलता है कि मैंने नहीं किया है, मैं इसे एक्टिवेट नहीं करूँ, और ये चीज ज़ारगॉन भी समझ जाता है। तभी उसमें से एक हाथ निकलता है मैजिक सर्कल में से। इसके बाद ज़ारगॉन इस सर्कल के अंदर अपना मुक्का मार के तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे तोड़ नहीं पाता। वो सबको बोलता है यहाँ से भाग जाओ, लेकिन तब तक बहुत सारा डार्क माना इस सर्कल के अंदर घुस चुका होता है और ये अनकंट्रोलेबल बन चुका होता है। तो ज़ारगॉन बारबोटोस से पूछता तुम करने क्या वाले थे? तो बारबोटोस बोलता है मैं यहाँ पे एक ट्रू डीमन को समन करने वाला था। इतने में यहाँ पे समनिंग कंप्लीट होता है और ट्रू डीमन आ जाता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज है, किसी का भी सैक्रिफाइस नहीं हुआ था, इसलिए ट्रू डीमन अपने फुल स्ट्रेंथ में नहीं है, तो उसकी पावर बहुत कमजोर होती है। तो इस चीज का फायदा उठाने वाला शायद से ज़ारगॉन, लेकिन इसके बाद भी ज़ारगॉन समझ कि वो इसके अगेंस्ट जीत नहीं सकता, क्योंकि ट्रू डीमन तो अलग ही लेवल पे होते हैं। तभी ज़ारगॉन बोलता है कि जब मैं उन 12 आर्च डीमन के सामने खड़ा था, उनके अंदर जो पावर थी वो इसके सामने 1% लग रही है, इसकी पावर तो कुछ ज्यादा ही है। वो कहता है कि एक इंसान कितना भी मेहनत कर ले, कितना भी ऊपर आ जाए, वो भगवान और डीमन के लेवल पे नहीं आ सकता है। इतने में वो डीमन ज़ारगॉन के पास आता है और ज़ारगॉन को लगता है कि वो मरने वाला है, लेकिन तभी वो डीमन अपने घुटने में बैठता है और बोलता है किंग मुझे अपना अगला ऑर्डर दीजिए। ये डीमन ज़ारगॉन को अपना किंग मानता है। लेट्स गो, ज़ारगॉन के पास अपना खुद का डीमन है। इसके बाद ज़ारगॉन नोटिस करता है कि जो डीमन है वो उसकी बात इसीलिए मान रहा है क्योंकि उसके हाथ में वो आर्च डीमन का एम्बलम है। तो वो उस एम्बलम को यूज करता है और बोलता है कि सुन डीमन, तू जहां से आया वहां पे चला जा और इस जगह को छोड़ दे। तो डीमन ज़ारगॉन की बात मानता है और वो यहाँ से निकल जाता है। जैसे ही वो यहाँ से निकलता है वैसे ही केव गिरने लगता है। तो हमारा ज़ारगॉन नेफी को अपने गोद में उठाता है और बाकी गर्ल्स को बोलते तुम लोग मेरे ऊपर चढ़ जाओ, और वो यहाँ से निकलने वाला होता है। और हमारे बारबोटोस ने ज़ारगॉन की केप को पकड़ के रखा होता है और ज़ारगॉन यहाँ से मस्त निकल रहा होता है। इसके बाद जब यहाँ से बाकी लोग निकलते हैं तभी ज़ारगॉन बारबोटोस से पूछता है कि तुझे वापस से कभी फाइट करना है? तो वो बोलता है नहीं, मुझे वापस से कभी फाइट नहीं करना, मैं उस मॉन्स्टर को वापस कभी समन नहीं करना चाहता हूँ। ऐसा बोल के बारबोटोस यहाँ पे जमीन पे देख रहा होता है। इसके बाद बारबोटोस बोलता है क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हें थोड़ा सा जूस पिलाऊं और तुम मुझे माफ कर दोगे? तो हमारा ज़ारगॉन बोलता है हाँ मैं तुम्हें माफ कर दूंगा थोड़े जूस के बदले। तो ये सुनने के बाद बारबोटोस यहाँ से निकलता है। फिर नेफी बोलती है ज़ारगॉन सर प्लीज मुझे अब कभी वापस से मत निकालना, मुझे आपके साथ ही रखिए। तो ज़ारगॉन कहता है हाँ अब से तुम हमेशा मेरे साथ रहो और मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। वो उसके बाद कहता है लेकिन मेरी एक कंडीशन है कि तुम आज से मुझे कोई मास्टर नहीं बुलाओगे, तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओगे, ज़ारगॉन बुलाओगी। तो ये सुन के नेफी बोलती है। इसके बाद वो कहता है कि तुम मेरी कोई सर्वेंट या स्लेव नहीं हो, तुम मेरी दोस्त हो और मैं चाहता हूँ कि हम लोग इससे अलग आगे बढ़े। ज़ारगॉन अपने प्यार का इजहार करने वाला होता है, लेकिन वो पर ज़ारगॉन अपना प्यार का इजहार करने की जगह उसके ऊपर जोर के आवाज में कहता है कि तुम मेरी हो और तुम जिंदगी में मेरे साथ ही रहोगी। और वो फिर अपने आप को कोसता है कि भाई मैं इससे ऐसे रूडली बात क्यों करता हूँ। वो बोलता है कि मैं इससे आई लव यू बोलना चाहता लेकिन मैं बोल नहीं पाया। नेफी हंसी और कहती है ऑफ कोर्स हम हमेशा साथ में रहेंगे। फिर नेफी बोलती है क्या आप ये कॉलर मेरे गले में फिर से लगा सकते हो? इसके बाद ज़ारगॉन बोलता है कि ये एंगेजमेंट रिंग तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं कॉलर इसी गले में बांध देता हूँ। फिर उसके बाद नेफी बोलती है कि अगर मैं आपकी स्लेव नहीं हूँ और मैं आपकी स्टूडेंट नहीं हूँ तो हम लोग कौन है? तो ज़ारगॉन बोलता है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि अगले दिन पूरे के पूरे गाँव में ये बात फैल चुकी होती है, नया आर्च डीमन आ चुका है और अभी सब लोग यहाँ पे ज़ारगॉन के बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं कि वो एक बहुत ही चिल बंदा है, प्लस उसकी एल्फ वाइफ है तो वो बहुत सही बंदा है, हम इस आर्च डीमन को सपोर्ट करेंगे। सबका व्यू चेंज हो जाता है ज़ारगॉन के लिए। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जो हमारी टोमेटो गर्ल होती है वो चर्च में बोलती है कि वो ज़ारगॉन को हंट डाउन नहीं कर सकती क्योंकि उस बंदे ने 2 बार इसकी जान बचाई है। वो कहती है कि उसने बिल्कुल भी किडनैपिंग नहीं की और वो बहुत इनोसेंट है। प्रीश बोलता है तुम्हें ये सब कैसे पता और मैं तुम्हारी बात का यकीन नहीं करने वाला हूँ। वो हमारी रेड गर्ल टोमेटो गर्ल का पोजीशन ले लेता है, बोलता है कि अब से तुम एक एंजेलिक नाइट नहीं हो। इसके बाद ये लोग हमारी टोमेटो गर्ल का सीक्रेट स्वॉर्ड भी ले लेते हैं। तभी प्रीश बोलता है मुझे बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा हूँ पर मुझे रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। तभी प्रीश बोलता है कि जो ये सीक्रेट स्वॉर्ड है वो अपने बिल्डर को खुद चूज करता है, तो तुम थोड़ा टाइम पेशेंट रहो, तुम्हारे पास फिर से आ ही जाएगा। वो कहता है कि वो अभी इसे कुछ टाइम के लिए पॉलिटिकल प्रोटेक्शन देगा, लेकिन उससे नहीं, जो बंदा यहाँ पे आने वाला है उसका नाम है रैफाइल और वो इस दुनिया का सबसे रूथलेस और खतरनाक एंजेलिक नाइट है। और ये सुन के हमारी टोमेटो गर्ल टेंशन में आती है। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कैसल के अंदर ज़ारगॉन अभी उस डीमन के बारे में पढ़ाई कर रहा होता है। इतने में हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे नेफी चुपचाप आ रही होती है ज़ारगॉन को डराने के लिए, लेकिन जैसे वो ज़ारगॉन के पास पहुंचती है वैसे ज़ारगॉन पीछे घूम के उसे रोक देता है और बोलता है ओए क्या कर रही है तू? तो ये देख के नेफी एकदम से एम्बेरस हो जाती
जाती है। नेफी बोलती है कि मैं यहाँ पे आपके लिए खाना लेके आई थी, आप आके खाना खा लीजिए। तो जागोन बहुत खुश होता है। इसके बाद जब जागोन नाश्ता खा रहा होता है तब उसे महसूस होता है कि कोई स्ट्रॉन्ग बंदा उसके कैसल के आसपास आ चुका है। तो उसको देख के वो बोलता है कि फिर कोई आ गया मुझे परेशान करने। बाहर एक बंदा आर्मर में होता है और वो बहुत सारे मैजिक अटैक्स यूज करके जागोन के बैरर के ऊपर हमला कर रहा होता है। लेकिन जागोन बोलता है ये कोई इतना ताकतवर नहीं, कमजोर है। ऐसे बोलकर जागोन यहाँ पे आराम कर रहा होता है। कुछ टाइम बाद ये बंदा अंदर आता है और ये जैसे ही अंदर आता है वैसे ही जागोन कहता है कि अरे डायनासोर बॉय, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो ये जो डायनासोर बॉय है ये असल में होता है एक और कैंडिडेट जिसको मौका मिला होता है वन ऑफ द 13 आर्च डीमन बनने का, जो जागोन से हार चुका होता है। इसके बाद ये बंदा कहता है कि मैं यहाँ पे आया हूँ तुमसे लड़ने के लिए और तुम्हें मार के मैं ये टाइटल ले लूंगा। जागोन कहता है भाई देख, मैं खाना खा रहा हूँ तो मुझे खाने दे और परेशान मत कर। तो ये सुन के बंदा बोलता है नहीं। ऐसा बोल के जागोन के ऊपर हमला करने आगे बढ़ता है, लेकिन जागोन अपने एक सिंगल हाथ से इसको रोक देता है और बोलता है कि मैं खाना खा रहा हूँ, मुझे खाना खाने दे। फिर उसके बाद इस बंदे का हेलमेट निकल के गिर जाता है और तब हमें ये मालूम पड़ता है कि जो ये मिस्टर वेलफोर है ये ड्रैगन बॉय असल में ड्रैगन बॉय नहीं, एक ग्रीन गर्ल है एक छोटी लड़की। वेल जैसे ही कुछ टाइम बाद ये लड़की अपनी नींद से उठती है क्योंकि जागोन इसको एक रूम में लेके जाता है और इसका केयर करता है। ये उठने के तुरंत बाद जागोन के ऊपर हमला करती है। जागोन इसको रोकता है और कहता है कि देख, भले ही तू छोटी है और मेरे को तुझे माफ करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तू मुझे बार बार परेशान करेगी तो मैं तुझे पनिश करूंगा। तो ये देख के लड़की बोलती है ठीक है। ऐसे बोलकर शांत हो जाती है। फिर जागोन इससे पूछता है कि तुमने मेरे ऊपर हमला आखिर किया है क्यों? तो वो कहती है क्योंकि मुझे स्ट्रांग बनना है और जब मुझे मालूम पड़ा कि आप एक आर्च डीमन बन चुके हो तो मैंने सोचा कि मैं आपसे ही क्यों ना स्टार्ट करूं फाइट करना और मुझे आपको हराने के बाद अच्छी खासी ताकत मिल जाएगी। वेल फिर जागोन बोलता है कि एक बात बताओ मुझे कि क्या तुम एक ड्रैगन हो? तो वो कहती है तुम्हें कैसे पता? तो वो कहता है कि देखो तुम्हारे सर पे सींग उग रहे हैं और प्लस तुमने जो मेरे ऊपर अटैक किया वो सिर्फ ड्रैगन ही कर सकते हैं। तो उस वक्त मुझे समझ आया कि तुम ड्रैगन रेस को बिलोंग करती हो और तुम वो ड्रैगन हो जो कि 200 साल पहले खत्म हो चुके थे। तुम उस फैमिली को बिलोंग करते हो। इसका ये मतलब है कि तुम बहुत रेयर हो। वेल इसका जागोन उससे कहता है कि तुम मेरे घर में घुसे और तुमने मेरे ऊपर हमला किया। इसका ये मतलब है कि मैं तुम्हें भी पनिश करूंगा। भले ही तुम एक बच्ची हो लेकिन फिर भी मैं तुम्हें पनिश करने वाला हूँ। तो ये सुन के लड़की एकदम रोने जैसी हो जाती है। तो जागोन उससे कहता है कि तुम्हारा पनिशमेंट ये है कि तुम्हें एक हफ्ते के लिए नेफी को हेल्प करना है घर के काम करने में। मतलब जागोन एक छोटी बच्ची से अपना घर साफ करवा रहा है और उसे एक रूम दे रहा है रहने के लिए, खाना दे रहा है खाने के लिए। इसके बाद जागोन कहता है कि एक छोटी बच्ची है और मुझे इसका ध्यान रखना चाहिए। तो जागोन कहता है कि मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगा। तभी वो उसको कहता है कि अब से तुम मेरे अंडर रहोगी। वेल तभी छोटी बच्ची कहती है कि क्या तुम मुझे खाओगे नहीं? तो जागोन कहता है नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तभी वो हमें एक्सप्लेन करता है कि इनकी दुनिया में ये कहा जाता है कि अगर तुम ड्रैगन के ब्लड को खा लो और उसके ब्लड से नहा लो तो तुम्हें बहुत सारी ताकत मिलेगी। इसके बाद जागोन बोलता है कि मुझे ये बातचीत इतनी पसंद नहीं आ रही, तो मैं काम करता हूँ, मैं इस छोटी बच्ची को थोड़ा खाना दे देता हूँ खाने के लिए। ये कुछ खाना खा लेगी तो इसे अच्छा लगेगा। तभी वो छोटी बच्ची को थोड़ा बहुत खाना देता है। वो खाना देख के बोलती नहीं मुझे ये सब खाना नहीं खाना। तो जागोन बोलता है अगर तुमने ये खाना फेंक दिया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें पनिश करूंगा क्योंकि ये नेफी ने बहुत टेस्टी खाना बनाया। तो वो छोटी बच्ची जैसे तैसे करके हमारी ड्रैगन गर्ल वो खाना खाना शुरू करती है। वेल इसके बाद जब जागोन जा रहा होता है लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए तभी ये हमारी ड्रैगन गर्ल पूछती है कि अगर मैं यहाँ से नेफी के ऊपर अटैक करके भाग गई तो तुम क्या करोगी? तो जागोन कहता है तुम्हें इसका आंसर पहले ही पता है और एक चीज, तुम नेफी पे अटैक करके यहाँ से भाग भी नहीं सकती। नेफी तुमसे कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है। ऐसा बोलने का जागोन यहाँ से हंसते हंसते निकलता है, लेकिन उसके बाद भी वो इन लोग के ऊपर नजर रखता रहता है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारी ग्रीन ड्रैगन और हमारी नेफी एक साथ काम कर रहे होते हैं। वेल इसके बाद हमारा जो जागोन होता है वो यहाँ पे बैठ के लाइब्रेरी में हर एक बुक पढ़ रहा होता है क्योंकि उसे वो ट्रू डीमन के बारे में पढ़ना होता है। वो कहता है कि मेरे पहले आया हुआ जो डीमन किंग था, आई मीन आर्च डीमन था, उसे ट्रू डीमन के बारे में कुछ ना कुछ तो पता होगा ही। वो ये सब ढूंढ रहा होता है कि इतने में यहाँ पे ग्रीन गर्ल आती है और कहती है चलो डिनर का टाइम हो गया। इसके बाद हमारी ग्रीन ड्रैगन बोलती है कि अगर तुम मेरे पीछे खड़े हो तो मैं तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकती हूँ। तो जागोन कहता है हाँ कर लो अटैक, और अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो तुम्हें यहाँ पे और हफ्ते बिताने पड़ेंगे काम करते करते। वेल इसके बाद जो हमारी ग्रीन ड्रैगन होती है वो बोलती है कि तुमने मुझे लाइब्रेरी में अकेला क्यों छोड़ दिया? वेल वो कहती है कि जब मैं लाइब्रेरी में थी तब मैं तुम्हारे सारे के सारे बुक्स पढ़ सकती थी और उन्हें चोरी कर सकती थी, तुमने मेरे लिए कुछ किया क्यों नहीं? तो जागोन कहते हैं कि देखो नॉलेज एक ऐसी चीज जो मुझे बंद नहीं रखनी, वो मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो तुम अगर मेरी बुक्स पढ़ना चाहती हो तो तुम पढ़ सकती हो, तुम्हें मेरे बुक्स चुराने की जरूरत नहीं है, तुम मुझसे पूछ के उन्हें आराम से लेके जाके पढ़ सकते हो जब तक तुम्हें पढ़ना है। वेल इसके बाद ये सब सुन के उसे अच्छा लगता है। फिर वो जाती है सोने के लिए। जब वो सो रही होती है जागोन उसके बगल में बैठा होता है और सोचता है कि भले ही हजारों साल से इस दुनिया में रह चुकी है लेकिन फिर भी ये एक छोटी बच्ची ही है। इसके बाद जब जागोन यहाँ से जा रहा होता है उसके हाथ से चम्मच निकाल के तो ये छोटी बच्ची जागोन का हाथ पकड़ के उसको पापा कहती है। तो ये सुन के हमारी नेफी कहती है कि ये तो ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि ये हम दोनों की बेटी है और आप पापा हैं और मैं मम्मी हूँ। और ये बोलने के बाद नेफी एकदम से शर्माती है और एम्बैरेस हो जाती है। वेल जागोन उसको शांत कराता है और बोलता है कि तुम इतना टेंशन मत लो। फिर वो सोचता है कि मेरे जैसा भी इंसान एक नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। वेल अभी एक हफ्ता हो चुका होता है जब से हमारी ड्रैगन गर्ल यहाँ पे आके काम करना शुरू कर चुकी होती है। वेल एक हफ्ते होने में उसने हर एक जगह पे जो भी काम किया उन सबको लिखे रखा है, कैसे उसने क्या किया वो सब लिख के रखते नोट्स बनाती है और वो बहुत मेहनत से काम करती है क्योंकि उसे अच्छा लगता है जब नेफी उसकी तारीफ करती है। लेकिन ये एक हफ्ता होने के बाद भी उसे ये नहीं पता कि नेफी और जागोन का क्या रिलेशनशिप है। उसने लिख के रखा है कि जागोन जो है वो हमेशा पढ़ाई करता रहता है और उसके बाद वो नेफी को भी चीजें सिखाता है। फिर उसने ये तक लिखा है कि जो हमारी नेफी है, नेफी भी जाती है जागोन के पास, उसे सोता हुआ देखती है और स्माइल करके हट जाती है वहां से। और वो कहती है कि मुझे ये नहीं पता कि हमेशा नेफी जागोन के लैब पे बैठ के क्यों स्टडी करती रहती है। फिर जब वो उनको इंटरप्ट
करते हैं कि तुम लोग ऐसे क्यों बैठे हो, तो वो सीन तुरंत शिफ्ट हो जाता है और वो लोग दूर हो जाते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ये लोग जाते हैं हमारी बर्ड गर्ल के पास हमारी ग्रीन गर्ल के लिए कपड़ा लेने के लिए। वेल इसके बाद हमारी बर्ड गर्ल को तो ये छोटी बच्ची बहुत पसंद आती है और जब जागोन इसके लिए अच्छे कपड़े लेता है तो ये कपड़ा लेने के बाद थैंक यू बोलती है जागोन को और वो जागोन और तो नेफी का हाथ पकड़ती है और यहाँ पे ये लोग एक हैप्पी फैमिली की तरह दिख रहे होते हैं। वेल इसके बाद जब ये लोग शहर में चल के जा रहे होते हैं तभी हमें दिखता है कि हमारी टमेटो गर्ल भी यहाँ पे आ गई होती है। वो यहाँ पे आके इस बच्ची को देख के बोलती है, हाँ जागोन और नेफी तुम लोगों ने इतना जल्दी एक बच्ची भी कर ली। हाँ तो ये सुन के जागोन बोलते हैं, अरे तो पागल है क्या, इतना जल्दी बच्चे नहीं होते हैं और हमारी बच्ची नहीं है। फिर वो पूरा इंट्रोडक्शन देता है टमेटो गर्ल को और इतने में यहाँ पे बाकी 3 होली नाइट्स भी आते हैं। तो उनको यहाँ पे देखे हमारी ड्रैगन गर्ल अपना हाथ को ड्रैगन फॉर्म में लेके आती है और उनके ऊपर हमला करने वाली है, लेकिन जागोन उसको रोका है। फिर ये सब नाइट्स यहाँ से निकलते हैं तो जागोन इससे पूछता है कि तुम उनके ऊपर हमला क्यों करने वाली थी। तो वो कहती है कि ये सवाल तुम क्यों पूछ रहे हो, तुम्हें पता नहीं कि हमारे कोई रीजन की जरूरत नहीं है इन एंजेलिक नाइट्स को मारने के लिए। जागोन बोलता है, हाँ तुम सही हो लेकिन इन्हें मारना सही नहीं है। वेल इसके बाद ये लोग जाते हैं उस कैसल में जहाँ पे मार्कोशियस रहता था, जो कि यहाँ का पहले वाला आर्च डीमन था, जहाँ पे हमारे जागोन को उसका एम्बलम मिला। जैसे लोग यहाँ पहुंचते वैसे ही हमारी ग्रीन गर्ल आई मीन ड्रैगन गर्ल को फील होता है कि यहाँ पे ड्रैगन्स की उसको सेंट आती है। वो कहती है शायद ड्रैगन्स पहले इस घर में रहते थे। अंदर घुसते हुए जागोन नेफी का हाथ पकड़ता है और ये लोग अंदर जाते हैं आराम से। वेल इसके बाद जैसे ये लोग अंदर घुसते तो नेफी बहुत डरी हुई, तो जागोन उसका हाथ पकड़ के रखा और जैसे ये लोग और अंदर जाते हैं तो यहाँ पे इनको एक पेट्रिफाइड गॉड का स्टैचू देता है, जो ये लोग बोलते हैं ये शायद मार्कोशियस के डेथ के बाद हुआ है। तभी हमें दिखाता है कि जो हमारी छोटी बच्ची होती है वो देखते कि यहाँ पे एक मैजिक सर्कल होता है, जो कि एक ड्रैकोनिक मैजिक सर्कल होता है, मतलब इसमें ड्रैगन्स के मैजिक को यूज किया गया है। तो ये सुनने के बाद जागोन इसको हेडपैट देता है और बोलता है तुमने बहुत अच्छा काम किया। फिर हमारी जो ग्रीन गर्ल होती है आई मीन ड्रैगन गर्ल जिसका नाम बेलफोर होता है, वो यहाँ पे अपना मैजिक लगा के इसको ओपन करती है। फिर ये लोग यहाँ पे नीचे जाते हैं तो इनको और सारी चीजें दिखती है। यहाँ पे इसके अंदर होते हैं बहुत सारे बुक्स, क्योंकि एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी होती है, जिसका ये मतलब है कि यहाँ पे इसका 1000 साल का पूरा नॉलेज है पुराने वाले आर्च डीमन का। उसके बाद यहाँ पे हमारी ग्रीन गर्ल को एक बुक मिलता है जिसमें 12 सीक्रेट स्वॉर्ड्स के बारे में लिखा होता है। जागोन तुरंत वो बुक उससे लेता है और जैसे वो बुक को लेता है तो देखता है कि इसके अंदर जो हैंडराइटिंग होती है वो सेम टू सेम इसके हाथ के एम्बलम की तरह होती है। तो वो बोलता है कि ये सेम हैंडराइटिंग तो उसके ऊपर भी लिखी हुई थी, सीक्रेट स्वॉर्ड के ऊपर। वो बोलता है कि अगर वो इसके बारे में पढ़ लेगा और समझ लेगा तो उसे आर्च डीमन क्रैश के बारे में पता चल जाएगा। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जैसी हमारी टमेटो गर्ल चर्च में बैठी होती तभी यहाँ पे रैफाएल आता है, नया वाला एंजेलिक नाइट्स का लीडर। ये यहाँ पे आके चेस्टल से पूछता है हमारी टमेटो गर्ल से कि तुमने अब तक कितने सॉर्सरर्स मारे हैं। तो वो बोलती है कि हाँ ये क्वेश्चन को मैं एक्सपेक्ट कर रही थी क्योंकि ये बंदे ने सबसे ज्यादा सॉर्सरर्स को मारे हैं अब तक। तभी वो हंसते हंसते कहती कि ये नंबर इतना छोटा है कि मैं इसके बारे में आपको नहीं बताना चाहूंगा और आप जानना भी नहीं चाहोगे। ये सुन के इसके पीछे के जो नाइट्स होते हैं वो बोलते हैं ओए लड़की इज्जत से बात कर। ये सुन के हमारा जो ये लीडर होता है वो हंस के कहता है कि हाँ बहुत टाइम है कि किसी ने मुझसे दिल खोल के बात की हो, तुम्हारी ये बात मुझे अच्छी लगी। तभी वो कहते हैं बस ये तुम्हारी आखिरी वर्ड से अब तुम नहीं बचोगी बेटी, ऐसा बोल के वो अटैक करने होते हैं। लेकिन बाकी के बचे हुए नाइट्स आते हैं आगे और हमारी रैफाएल से हमारी चेस्टल को बचाते हैं। और इतने में यहाँ पे प्रीस्ट आता है और बोलता है सर रैफाएल प्लीज आप मेरे नाइट्स को भूली मत करिए। इसके बाद रैफाएल बोलता है कि वो सीक्रेट स्वॉर्ड कहाँ पे है। तो सीक्रेट स्वॉर्ड को यहाँ पे प्रीस्ट लेकर आता है। तभी वो कहता है कि देखो जब तक चोजन पर्सन जिस पर्सन को स्वॉर्ड ने चूज किया है वो जिंदा है तब तक इस स्वॉर्ड में किसी और को पास ऑन नहीं कर सकता। तो इसका ये मतलब है कि मुझे कैसे भी करके इस टमेटो गर्ल चेस्टल को मारना ही पड़ेगा। इसके बाद रैफाएल अपना सीक्रेट स्वॉर्ड बाहर निकालता है और उसके अंदर से बहुत सारा ऑरा निकलता है। तभी उसको रोकने के लिए हमारा प्रीस्ट बोलता है रुक जाओ, ऐसा बोल के उसको रोकता है और वो हमारी कैस्टल मतलब हमारी टमेटो गर्ल को उसका सीक्रेट स्वॉर्ड वापस देता है और बोलता है इस स्वॉर्ड को तुम ही संभालो। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मस्त जूस पी रहे होते हैं बारबाटोस और हमारा जायगोन। ये लोग यहाँ पे जूस पीते पीते बातें कर रहे थे, जहाँ पे बारबाटोस बहुत हंस रहा होता है जायगोन के ऊपर, कहता है कि तुम एक छोटी बच्ची को भी संभाल रहे हो भाई, तुमने ये क्या बना रखा है, चिड़ियाघर बनाया है क्या, एक एल्फ है एक ड्रैगन है, क्या कर रहा है तू। तो हमारा जायगोन गुस्सा होकर यहाँ से निकल रहा था। तभी वो बोलता है अरे नहीं रुको रुको मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। वो कहता है कि इंपॉर्टेंट बात ये है कि अभी यहाँ पे रैफाएल नाम का एक एंजेलिक नाइट्स का लीडर आया है जिसने 499 सॉर्सरर्स को मारा है और उसका अगला टारगेट तुम हो, तो तुम कुछ भी करके उसके अगेंस्ट सेफ रहना। तभी बारबाटोस कहता है कि एक रूमर भी है कि जो रैफाएल है उसने ड्रैगन को खाया है, तो उसके ड्रैगन की ताकत। तो ये सुन के जायगोन कहता है कि हाँ तो ये बात सच हो सकती है। वेल इसके बाद जायगोन बोलता है कि तुम मुझसे इतना फ्रेंडली हो कि मेरा इतना हेल्प क्यों कर रहे हो। तो फिर बारबाटोस बोलता है क्योंकि मुझे तुम्हारा वो जो मार्कोसिस का घर है वो मुझे संभालना है, तो क्या तुम वो मुझे दे सकते हो। तो जायगोन बोलता है नहीं। इसके बाद जायगोन कहता है कि अगर मैंने तुम्हें वो घर दे दिया तो तुम वहां पे जाके मेरे सारे के सारे बुक्स पढ़ लोगे और मुझसे वो इन्फॉर्मेशन होल्ड करके रखोगे, तो उसके बदले मैं तुम्हें कुछ बुक्स देता हूँ पढ़ने के लिए मेरे मर्जी वाले। ये सभी लोग बातें कर रहे होते कि इतने में इनके पीछे रैफाएल आ ही जाता है। इसके बाद जायगोन आराम से रैफाएल को देखता है लेकिन सबकी यहाँ पे हवा टाइट हो चुकी होती है। बारबाटोस रैफाएल के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन जायगोन उसको रोककर बोलता है यहाँ पे फाइट करने के लिए नहीं आया, तुम चुपचाप बैठ के देखो। इसके बाद रैफाएल बोलता है कि मैं तो बस यहाँ पे एक नए आर्च डीमन से मिलने के लिए आया था, जब से मुझे मालूम पड़ा कि तुम पैदा हुए हो एक आर्च डीमन वाले फॉर्म में, तो बस मैं तुमसे बात करना था। जायगोन इसको देख के बोलता है कि हाँ मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, बट मुझे शौक लग रहा है कि तुमने 499 सॉर्सरर्स को मारा है, तो तुम यहाँ पे हमला करने नहीं बस जूस पीना है मेरे साथ। रैफाएल बोलता है हाँ। वो कहता है कि मैं लोगों को मस्ती मजाक के लिए नहीं मारता हूँ, मैं सिर्फ इसीलिए मारता हूँ क्योंकि वो लोगों ने ईवल काम किया होता है। इसके बाद हमारा रैफाएल पूछता है कि मुझे ये बताओ कि टमेटो गर्ल कितनी स्ट्रॉन्ग थी। तो ये सुन के जायगोन बोलता है कि वो अब तक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट रही है मेरी। तो ये सुन के हमारा ये
राफेल बोलता है कि इसका ये मतलब है कि मैं इस बंदी को अभी मार सकता हूँ क्योंकि वो चर्च के लिए एक एनिमी बन सकती है। तो ये सुन के जागोन बोलता है ओ माय गॉड, क्या उस बंदी ने मुझे बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी है। तभी जागोन बोलता है कि देखो राफेल, अब अगर तुम्हें मालूम पड़ेगा कि मेरे और उसके बीच में क्या रिलेशन है, कि वो मेरी दोस्त है या नहीं, और अगर तुम उसके ऊपर हमला करने के बारे में सोच रहे होगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी ये कहता है कि देखो मैं तुम्हें ये बोलता हूँ कि अगर तुमने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से नेफी को दुख हुआ क्योंकि नेफी की दोस्त है टमेटो गर्ल, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद बारबोटोस कहता है कि तुम्हें इसे मार देना चाहिए, लेकिन तभी जायगोन कहता है कि नहीं, मैं इसे नहीं मारूंगा, उससे तुम तुम्हारा टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करो, जाके देखो कि हमारी रेड गर्ल ठीक है कि नहीं। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारा जायगोन अपने घर पे जाता है और जैसे वो वहां पहुंचता है तो वो सबसे पहले नोटिस करता है कि हमारी नेफी उठी हुई होती है और उसके गोद में ड्रैगन गर्ल सो रही होती है। तभी वो उनके पास जाके सोचता है कि क्या उसे राफेल को मार देना चाहिए, क्योंकि अगर उसने नहीं मारा तो इन लोग की फैमिली में बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। इतने में यहाँ पे आता है हमारा बारबेटोस अपना टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करके हमारी टमेटो गर्ल को यहाँ पे लेके आता है और हमें ये मालूम पड़ता है कि हमारी जो टमेटो गर्ल है वो असल में बेहोश है क्योंकि उसे किसी ने पॉइजन खिला दिया था। इसके बाद हमारी ड्रैगन गर्ल अपनी नींद से उठती है तो वो देखती है कि जागोन के हाथ में जो लड़की होती है उसके पास एक होली स्वॉर्ड होता है। तो वो देख के वो गुस्से में आती है और हमला करने के लिए आगे बढ़ती है सीक्रेट स्वॉर्ड के ऊपर। तभी जागोन उसे रोकता है, बोलता है तुम इसके ऊपर हमला मत करो। तभी हमें ड्रैगन गर्ल कहती है कि वो कैसे हमला न करे क्योंकि उसके डैड और उसकी फैमिली को एक ऐसे ही सीक्रेट स्वॉर्ड यूज करने वाले बंदे ने मार दिया था। तभी जागोन कहता है कि तुम्हारे डैड को इस लड़की ने मारा था। तो वो कहती शायद, मुझे पता नहीं है। तो वो कहता रुको, तुम इससे बदला अभी मत लो, एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करो, जब ये एकदम खतरे में होगी तब तुम इसे सफर करवा के मारना। तो ये सुन के वो कहती है अच्छा ठीक है। वो जागोन से पूछती है कि तुमने कभी रिवेंज लिया? तो जागोन बोलता है हाँ मैंने लिया था और ये बहुत जल्दी हुआ, इसलिए मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि परफेक्ट रिवेंज कैसे लेते हैं। आई मीन क्या कर रहा है ब्रो तू। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी टमेटो गर्ल अपनी नींद से उठती है। तो जागोन उससे पूछता है तुम्हें पता है तुम्हें जहर किसने दिया? तो वो कहती है मुझे याद तो नहीं, मुझे बस इतना याद है कि मुझे मेरे रूम में एक लेटर मिला और मुझसे किसी आदमी ने मिलने के लिए कहा। तो मैं जब उससे मिलने गई तो उसने मुझसे कहा कि वो एक टीम के लिए काम करता है जो कि चर्च के अगेंस्ट काम करते हैं। फिर मैं वहां से चल के बाहर गई तो मैंने जरा चाय पिया, चाय पीने के बाद मैं बेहोश होकर गिर गई। तो मुझे लग रहा है शायद से मुझे राफेल ने वो जहर दिया था। तो हमारा जागोन कहता है राफेल तुम्हें जहर नहीं दिया क्योंकि उसे जहर की जरूरत ही नहीं तुम्हें मारने के लिए, वो तुम्हें आराम से मार सकता है। वेल इसके बाद जागोन इसे कहता है कि तुम कुछ दिन यहाँ पे वेट करो और अपनी रिकवरी का इंतजार करो। फिर हमें दिखाते हैं अगले दिन जागोन उसको अपने काम पे लगा देता है। उसको बोलता है कि अब से तुम मेरे घर की साफ सफाई करोगी और तुम यहाँ पे एक मेड की तरह काम करोगी। वेल हमारी टमेटो गर्ल यहाँ पे मेड की तरह काम कर रही होती है, लेकिन उसे यहाँ पे देख के हमारी ड्रैगन गर्ल बहुत गुस्सा होती है। तो वो उससे पूछती है कि ड्रैगन गर्ल मुझसे गुस्सा क्यों? तो जागोन उसे सब कुछ बताता है कि कैसे एक सीक्रेट नाइट ने उसके पेरेंट्स को मार दिया। तभी वो कहते तो क्या ये अच्छा नहीं हो कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ? तो जागोन कहता है नहीं, अभी भी हमारी ड्रैगन गर्ल एक बच्ची है तो उसे लोगों के साथ रहने आना चाहिए। फिर हमें दिखाते हैं कि हमारी टमेटो गर्ल यहाँ पे अपना काम कर रही होती है, लेकिन हमारी ड्रैगन गर्ल उसके ऊपर मल्टीपल प्रैंक्स कर रही होती है और ये प्रैंक्स उसे बहुत तकलीफ दे रहे होते हैं। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी जो ड्रैगन गर्ल होती है वो अपने डायरी में लिख रही होती है कि हमारी टमेटो गर्ल कितनी वीक है और उसे बहुत बुरा लग रहा है टमेटो गर्ल के ऊपर इतना सारा प्रैंक्स करके। फिर यहाँ पे जागोन आता है। जागोन यहाँ पे आके उससे कहता है कि सुनो, मैंने तुम्हें छोड़ दिया है अभी, अब मैं तुम्हारे ऊपर एक डिसीजन छोड़ने वाला हूं, क्या तुम अभी भी इस घर में रहना चाहती हो मेरी और नेफी की डॉटर बनके? वो कहता है कि अगर तुम्हें ये नहीं करना तो तुम्हें जो करना तुम वो कर सकते हो, लेकिन हम लोग हमेशा तुम्हारा वेट करेंगे। वो जागोन को कहती हाँ मुझे कुछ टाइम दो सोचने के लिए। इसके बाद जागोन यहाँ से निकलता है तो हमारी जो ड्रैगन गर्ल होती है वो अपने रूम में बैठी होती है और वो अपने फादर के डेथ को याद कर रही थी, कैसे एक होली नाइट ने उसके डैड को मारा और वो उनका खून पी रहा था। और ये कोई और नहीं, मुझे लगता है ये हमारा राफेल ही है, इसलिए राफेल के पास ड्रैगन की ताकत भी है। तभी हमारी जो ड्रैगन गर्ल होती है वो कहती है मुझे कैसे भी करके मेरे फादर का रिवेंज लेना ही है। फिर हमें दिखाती है कुछ समय बाद जागोन अपनी सीट पे सो रहा होता है कि नेफी वहां पे भाग भाग के आती है और बोलती है कि सुनो सुनो जागोन, हमारी ड्रैगन गर्ल भाग चुकी है और हमें नहीं पता वो कहाँ गई है। वेल जागोन जैसे ही उसके रूम में जाता है तो वो देखता है कि उसने उसके डायरी में लिखा होता है कि उसे कितना अच्छा लगा जब जागोन ने कहा कि क्या तुम मेरी बेटी बनके यहाँ पे रहोगी। लेकिन वो यहाँ पे नहीं रुक सकती क्योंकि अगर वो यहाँ पे रुकी रही तो वो अपने डैड का बदला नहीं ले पाएगी, इसीलिए उसे जाना पड़ेगा बदला लेने के लिए। वेल इसके बाद हम फिर जब हमारी ड्रैगन गर्ल यहाँ से उड़ के जाती है तो वो जाती है आर्च डेमन मैल्कोवा के रूम में, जहाँ पे वो सोचती है कि यहाँ पे कोई ना कोई चीज तो होगा जो उसे सीक्रेट स्वॉर्ड के बारे में बता सकता है और सीक्रेट स्वॉर्ड यूज करने वाले लोगों को हराने के बारे में बता सकता है। जैसे ही वो अंदर घुसने वाली होती तभी उसके पीछे राफेल आता है और राफेल को यहाँ पे देखे वो उसके सीक्रेट स्वॉर्ड को देती, तभी उसे स्ट्राइक होता है कि वही स्वॉर्ड है जिससे उसके डैड को मारा गया था। तो वो गुस्से में आगे बढ़ती है राफेल के ऊपर हमला करने के लिए। राफेल उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि हमारी जो ड्रैगन गर्ल है वो राफेल के अटैक को नहीं झेल पाएगी। इतने में यहाँ पे जायगोन आता है और वो अपने खाली हाथ से इसके अटैक को रोकता है और बोलता है कि तुम इसके ऊपर हमला नहीं कर सकते। इसके बाद हमारी ड्रैगन गर्ल बोलती है कि आप मुझे बचाने के लिए क्यों हुआ जब मैंने आपको धोखा दिया? तो जायगोन बोलता है कि मैं मेरी खुद की बेटी से गुस्सा कैसे रह सकता हूँ, तुम मेरी बेटी जैसी तो हो। तो ये सुन के हमारी ड्रैगन गर्ल बहुत इमोशनल हो जाती है और वो जायगोन को पकड़ के हक करती है। राफेल ये सब देख के बोलता है कि ओ ये तो बहुत सरप्राइजिंग है। वो कहता है कि मैंने आज तक कभी किसी सॉसर और किसी और को बचाते हुए नहीं देखा है। तभी जायगोन बोलता है ये किसी और नहीं, ये मेरी खुद की बेटी है, इसीलिए इसको मैं बचाऊंगा। इतने में हमारा जो राफेल होता है वो बोलता है कि अब मुझे तुम दोनों को मारना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, ऐसा बोल के वो रेडी होता है और अपने स्वॉर्ड की पावर अनलीश करता है। वो इटर्नल फ्लेम निकालता है और बोलता है कि वही फ्लेम है जिससे मैंने एक आर्च डीमन को मारा है, तो तुम्हारे लेवल के बंदे को मैं मार चुका हूँ जायगोन। ऐसे बोल के वो आगे बढ़ता है हमारे जायगोन के ऊपर हमला करने के लिए। जायगोन बोलता है कोई बात नहीं, ऐसा बोल के वो भाग के जाता है इसके ऊपर हमला करने के लिए। वो कहता है कि अब तुम्हारा ये अटैक मेरे मैजिक को नहीं रोक सकता, क्योंकि जब मैंने तुम्हारी टमेटो गर्ल से फाइट किया तभी मुझे सीक्रेट स्वॉर्ड की ताकत मालूम पड़ गई, इसीलिए मैंने इतना टाइम स्पेंड किया
पढ़ाई लिखाई करने में, और अब मुझे पता है तुम्हारे अटैक को कैसे डॉज करते हैं। अब मुझे एक डिफेंसिव स्पेल बनाना आ चुका है जो कि आराम से मेरा पूरा माना अपने डिफेंस में डाल सकता है। राफेल अटैक करता है, ज़ायगोन उसके अटैक को डॉज करता है अपने स्पेल से, लेकिन इसके बाद ज़ायगोन अपने डेली लिमिट तक पहुंच जाता है और वो अभी और स्पेल नहीं यूज कर पाएगा। वो बोलता है तुमने बहुत अच्छा काम किया, ऐसा बोल के ज़ायगोन अपने अल्टीमेट फॉर्म में आता है और वो बोलता है मुझे टेस्ट रिजल्ट्स बहुत अच्छे लगे, ऐसा बोल के वो एक मुक्का मारता है और भाई राफेल की तो हवा टाइट हो जाती है, वो दूर जाके गिरता है, उसके पूरे बॉडी से खून निकलने लगता है। ये देख के ज़ायगोन बोलता है कि ये अटैक से तो कोई ना कोई तुरंत मर जाएगा, कोई भी इंसान हो, लेकिन तुम नहीं मरे, तुम खड़े हो और प्लस तुम्हारे बॉडी के सारे जख्म हील हो रहे हैं। ये तो ड्रैगन फ्लैश खाने का ही असर है, मैं समझ के तुमने क्या किया है। ये सब देख के हमारी जो ग्रीन ड्रैगन होती है वो भड़क जाती है, उसको बोलती है मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं। तो ये सुन के वो बोलते है तुम मुझे इतना हेट क्यों करती हो, मैं तो राफेल हूँ, तुम मुझे इतना हेट क्यों करते हो। तभी हमारी ग्रीन गर्ल बोलती है इसका रीजन ये है कि तुमने मेरे डैड ओरेबस को मारा है। जैसे ही वो कहती है ओरेबस, ये सुन के सबकी हवा टाइट हो जाती है। वो लोग कहते हैं ओरेबस सबसे लेजेंडरी ड्रैगन, तुम उसकी बेटी हो और इसने तुम्हारे डैड को मारा है। वो कहती है कि उसके जो डैड थे वो अपना विजडम मतलब अपना ज्ञान सब ह्यूमंस के साथ शेयर करते थे। एक दिन उनके बहुत सारे एंजेलिक नाइट्स आए तो वो उनके साथ चले गए उनको ज्ञान देने के लिए, लेकिन वो कभी वापस लौट के नहीं आए। वो कहती है कि जब मैं एक हफ्ते बाद मेरे डैड को ढूंढने गए तब मुझे ये मालूम पड़ा कि वो खत्म हो चुके थे। जब वो उन्हें ढूंढने गए तो उसे ये दिखा कि उसके डैड खत्म हो चुके हैं और उनके अंदर एक सीक्रेट स्वॉर्ड घुसा हुआ है और एक आदमी उनका खून पी रहा है और उनके बॉडी को खा रहा है। वो आदमी कोई और नहीं, यही इंसान था। वो कहती है कि मेरे पापा ने इंसान की मदद की लेकिन इंसानों ने उन्हें बिट्रे किया। ये सुन के हमारा राफेल भाग के जाता है हमारी ग्रीन गर्ल के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन ज़ायगोन आगे बढ़ता है और वो ग्रीन गर्ल को बचाता है और राफेल को मुक्का मार के दूर फेंकता है। इतने में हमारी जो ग्रीन गर्ल होती है वो भी यहाँ पे अपना अटैक मारती है। हमें तभी दिखता है जैसे कि यहाँ से स्मोक निकलता है, तभी हमारी टमेटो गर्ल ने आके इस अटैक को ब्लॉक किया होता है। इतने में ज़ायगोन आगे जाना चाहता है और बोलता है तुम करना क्या चाहते हो। तभी वो कहता है जैसे मैंने ओरेबन सुना वैसे मेरे अंदर खून भर गया और मुझे मारने का तुम्हें मन किया। इतने में ज़ायगोन बोलता है अच्छा ऐसी बात है। तभी उसे फील होता है कि यहाँ पे एक खतरनाक एंटिटी आ चुकी है और ये हमें तब मालूम पड़ता है कि ये असल में आ रहा होता है मार्कोशियस की बिल्डिंग के अंदर से, जहाँ पे उसका गार्ड जो यहाँ बंद होता है वो अब वापस से उठ चुका क्योंकि दो सीक्रेट स्वॉर्ड यहाँ पे क्लैश हुए थे। ज़ायगोन अपना एम्बलम यूज करता है उसके ऊपर उसको रोकने के लिए, लेकिन ये उसके ऊपर काम नहीं करता और वो जो गार्ड होता है वो एक स्ट्रॉन्ग बीम मारता है सीधा हमारी छोटी बच्ची के ऊपर, लेकिन ये बीम इतनी खतरनाक होती है कि ज़ायगोन इसको रोक नहीं पाता और तभी यहाँ पे राफेल आता है और वो अपनी शील्ड से इसको रोकता है और उस छोटी बच्ची को बचाता है। ये देख के ज़ायगोन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना अल्टीमेट स्किल यूज करता है और इस गोलम को मार देता है। फिर ज़ायगोन भाग के चाहता है देखने के लिए कि राफेल के साथ क्या हुआ। वो देखता है कि राफेल को जो वुंड लगा है वो बहुत ही ज्यादा डीप है और उसके दिल के पास लगा है और वो हील नहीं हो सकता। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि राफेल ने हमारी इस ग्रीन गर्ल को क्यों बचाया जो उसको 10 सेकंड पहले मारने ही वाला था। तभी हमारा ज़ायगोन के सामने राफेल कहता है कि मुझे अब सबको सच बताना है, मैंने ओरेबस को नहीं मारा था, मेरे जैसा बंदा ओरेबस के ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं लेके आ सकता। असल में मैं उस दिन गया था ओरेबस के पास उनसे उनका विजडम लेने के लिए। वो कहता है कि मैं उनसे गया था ये पूछने के लिए कि मैं एक ट्रू डीमन को कैसे मार सकता हूँ। तभी ओरेबस ने कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और वो मेरे साथ चले उस फाइट में। वो कहता है कि वहाँ पे उस फाइट में बहुत सारे एंजेलिक नाइट्स ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन ये सुन के हमारी ग्रीन गर्ल कहती तुम झूठ बोलना बंद करो मुझसे, तुमने मेरे डैड को मारा है। वो कहती है कि डीमन एग्जिस्ट भी नहीं करते। तभी ज़ायगोन बोलता है नहीं बेटा डीमंस एग्जिस्ट करते हैं। वो कहता है कि इसीलिए मैं इतने टाइम से सब बुक पढ़ रहा हूँ ताकि मुझे मालूम पड़े कि मैं इन डीमंस को कैसे काउंटर करूँ। मैंने एक डीमन को एनकाउंटर किया है और मैं उन्हें रोकना चाहता हूँ। ये सब सुन के हमारी ग्रीन गर्ल को शौक लगता है और रोने लगती है। वो कहती है कि मुझे अब लग रहा है कि मैंने मेरे जीने का हक ही पूरा खो दिया क्योंकि मेरा जीने का यही मकसद था कि मैं तुम्हें मार सकूं। तभी राफेल बोलता है बेटा ऐसी बात नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तभी राफेल बोलता है कि ओरेबस को किसी ने मारा नहीं था, उसने अपने को सैक्रिफाइस किया ताकि तुम जी सको और हम सब जी सके। वो कहते हैं कि अगर डीमंस यहाँ पे वापस आ गए तो चर्च और सॉर्सरर्स एक दूसरे लड़ते लड़ते उन डीमन से हार जाएंगे, लेकिन अगर हम दोनों एक साथ मिले तो हम डीमंस को मार सकते हैं। तभी वो कहता है कि ओरेबस ने इससे कहा था कि ये ओरेबस का खून पिए ताकि इसके अंदर भी स्ट्रेंथ आए और ये डीमंस को मार सके। वो कहता है कि इसीलिए मैंने ऐसा किया, मुझे ओरेबस का खून नहीं पीना था। वो कहता है कि अब मेरा टाइम आ चुका है और अब मेरा मिशन कोई और कैरी करेगा, ऐसा बोल के वो हमारी टमेटो गर्ल के पास दिखता है। तभी बारबाटोस बोलता है कि लेकिन तुमने तो 499 सॉर्सरर्स को मारा है और जो तुम बोल रहे हो वो तो एकदम ऑपोजिट हो रहा है। इतने में यहाँ पे जो गोलम होता है वो वापस से जिंदा होता है। ज़ायगोन आगे बढ़ता है इसको मारने के, लेकिन तभी राफेल इसको रोकता है, बोलता है कि जो गोलम है ये असल में एक डीमन और गोलम का हाफ परसेंट है। वो कहता है कि ये जो डीमन है ये उसी डीमन की तरह है जिसको इन लोगों ने फाइट किया था ओरेबस ने और हमारे राफेल ने उस फाइट में। वो कहता है कि उस फाइट के बाद मार्कोशियस ने इस बंदे को पकड़ा और इसको अपना पपेट बना देगी। उतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं लेकिन ये अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ज़ायगोन कहता है कि मुझे पता है कि इसको हराना इतना आसान नहीं होने वाला, लेकिन इस वक्त तुम इंजर्ड हो और यहाँ मेरी बेटी खतरे में, तो मैं इससे फाइट करूंगा और इसको कैसे भी करके रोकने वाला हूँ। तभी हमारी टमेटो गर्ल बोलती है कि तुम मेरे बारे में कैसे भूल गए, मुझे भी तुम्हारे साथ फाइट करना है। तभी ज़ायगोन बोलता है कि अरे तुम भी पॉइजन हुई थी तो मैं तुम्हें भी यहाँ पे रिस्क नहीं कर सकता, इससे मुझे अकेले ही लड़ना पड़ेगा। तभी हमारी टमेटो गर्ल बोलती है कि नहीं मैं फाइट कर सकती हूँ, ऐसा बोल के वो अपने सीक्रेट स्वॉर्ड में एक स्पेल पढ़ती है जिसकी वजह से उसके अंदर प्योरिफिकेशन वाला पावर आ जाता है। वो आगे बढ़ती है, गोलम के अटैक को ब्लॉक करती है और इसी मौके फायदा उठा के ज़ायगोन अपने पावर को एम्पलीफाई करता है और आगे बढ़ के गोलम को मुक्का मारता है। इससे वो पपेट पूरा टूट जाता है, लेकिन यहाँ पे इन लोग की जीत नहीं होती क्योंकि ये जो पपेट होता है ये अपने पूरे बॉडी पार्ट को वापस से ब्लैक शैडो की मदद से जोड़ रहा होता है। इतने में हमारी जो टमेटो गर्ल होती है वो आगे बढ़ के इन सारे के सारे टुकड़ों को और काटती रीजनरेट होने से, और हमारा जो ज़ायगोन होता है वो अपना स्पेशल स्पेल यूज करता है और यहाँ पे ब्लैक फ्लेम लेके आता है और इसके ऊपर अब आता है उसको, और ज़ायगोन अपनी स्पेशल स्किल के साथ इस गोलम को खत्म कर देता है। इसके बाद ज़ायगोन जाता है राफेल के पास और बोलता है कि तुमने इतने सारे सॉर्सरर्स को क्यों मारा। तो वो कहता है मैंने उन्हें नहीं मारा, मैं हमेशा उनसे दोस्ती करने के लिए आगे बढ़ता, लेकिन वो लोग मेरी स्माइल देख के डरते थे और वो मेरे ऊपर हमला करते थे, तो इसीलिए मुझे अपने को बचाने के लिए उनको मारना पड़ा। तभी फिर ज़ायगोन पूछता है कि तुम मुझसे और बारबाटोस से बार में मिलने के लिए क्यों आए
थे। तो वो कहता है इसलिए ताकि मैं तुम लोग को बता पाता कि टोमेटो गर्ल खतरे में है। तो टोमेटो गर्ल बोलते फिर तुमने मुझसे ये सवाल क्यों पूछा कि मैंने अब तक कितने सॉर्सरर को मारा। तो वो बोलता है मैं बस ये जानना चाहता था कि तुमने अगर सॉर्सरर्स को मारा तो तुम उनके अगेंस्ट रहोगे, तो मैं तुम्हें इन्वाइट नहीं कर सकता, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा, तुम्हें मेरे नए फैक्शन में इन्वाइट किया था वो बंदे को भेज के। तो वो बोलती है अच्छा। तभी ज़ागोन बोलता है ये सब चीज़ों में फंसने का रीजन यही है कि तुम्हारा चेहरा ऐसा है भाई, तुम्हारे चेहरे को देख के लोग डर जाते हैं। इसके बाद ज़ागोन बोलता है कि शायद इसीलिए लोग मुझसे भी इतना डरते थे। तभी हमें ये दिखाते हैं कि राफेल ऑलमोस्ट मरने वाला होता है। वो बोलता है मरने के पहले मैं एक काम तो जरूर करूंगा, मैं उस इंसान को मारूंगा जिसने हमारी टोमेटो गर्ल के ऊपर पॉइजन डाला था। इसके बाद हमें ये मालूम पड़ता है कि चर्च के अंदर प्रीस्ट पागल हो रहा होता है। वो सबसे पूछता है कि टोमेटो गर्ल कहाँ पे, टोमेटो गर्ल कहाँ पे, लेकिन उनको नहीं पता टोमेटो गर्ल कहाँ पे। तभी वो अपना असली रूप दिखाता है, वही वो बंदा होता है जिसने हमारी टोमेटो गर्ल को मारने का कोशिश किया होता है। वो बोलता है कि अगर यहाँ पे राफेल नहीं आया होता तो उसने अपना टोमेटो गर्ल को मार दिया होता। वो कहता है कि उसे टोमेटो गर्ल को इसलिए मारना ताकि वो उसके पास से सीक्रेट स्वॉर्ड उठा के किसी और को दे सके। वो कहता है कि जो भी मेरी बात नहीं मानेगा और जो भी मेरी बात बगैर माने सॉर्सरर्स को मारना छोड़ देंगे, मैं उन लोग को मार दूंगा। तभी हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारा राफेल अपने टूटे फूटे हालत में आता है लड़ने के लिए। तभी प्रीस्ट बोलते हैं कि अरे राफेल तुम्हारी हालत बहुत खराब है, रुको मैं तुम्हें थोड़ी दवा देता हूँ। ऐसा बोल के वो अपना हाथ आगे करता है और उसके अंदर पॉइजन डाल के रखता है। प्रीस्ट अपना हाथ आगे करता है लेकिन उतने में उसका हाथ गायब हो जाता है क्योंकि राफेल उसके हाथ को गायब कर चुका होता है काट के। प्रीस्ट जोर से चिल्लाता होता है उतने में राफेल अपना पैर घुसाता है उस प्रीस्ट के मुंह में और बोलता है कि तू हम लोग का असली दुश्मन है साले। तभी हमें अगले दिन दिखाते हैं कि जो हमारी टोमेटो गर्ल होती है वो आके सबको बताती है कि जो प्रीस्ट है वो मर चुके और वही इनके मौत के जिम्मेदार है, उन्होंने इनके ऊपर हमला किया था। इसके बाद हमें ये दिखाते हैं कि हमारी टोमेटो गर्ल बोलती है कि अभी उसे बहुत काम है क्योंकि अभी वो राफेल का स्पॉट लेने वाले, क्योंकि राफेल तो मर चुका है और अभी उसे पूरे चर्च को संभालना है। इतने में राफेल पीछे से आता है और बोलता है, वो कहता है कि ओए इतना तेज बनने की जरूरत नहीं। और ये देख के हमारी टोमेटो गर्ल बोलती है तुम जिंदा कैसे हो। तभी ज़ागोन बोलता है कि रात के टाइम पे हमारे पास राफेल आया था, वो उसने बोला कि ड्रैगन गर्ल इसे मार सकती ताकि वो अपना बदला ले सके, लेकिन ड्रैगन गर्ल बोलती है कि नहीं मैं आपको नहीं मारूं क्योंकि आपकी कोई गलती नहीं थी इसमें। तभी वो कहता है कि ठीक है। तो फिर उसके बाद इसके अंदर ड्रैगन का ब्लड था और प्लस हमारी नेवी के पास मिस्टिसिज्म की पावर है, तो हमने इन दोनों पावर को कंबाइन किया और हम इसको वापस से ठीक कर पाए। तो अभी राफेल ठीक है और प्लस हमारी ड्रैगन गर्ल ने कहा कि अब से राफेल अपने आप को माफ करवाने के लिए मेरे अंडर काम करेगा, तो अब से राफेल यहाँ पे मेरा बटलर है। इसके बाद हम यहाँ पे हमारी टोमेटो गर्ल खुशी खुशी जाती है, बोलती है मैं बहुत खुश हूँ। फिर हमें दिखाता है कि बारबोटोस यहाँ पे आता है, बोलता है क्या मुझे थोड़ा नाश्ता मिलेगा। ज़ागोन बोलता है नहीं तुम जाओ और हमारी टोमेटो गर्ल का ध्यान रखो। तब तक हमें ये दिखाते हैं कि पूरे जगह पे ये बात फैल चुकी होती है, अब पूरे गाँव में सबको पता चल चुका है कि हमारा जो नेफी और हमारा ज़ागोन है उनकी एक बेटी भी है। वेल इसके बाद हमें ये दिखाते हैं कि ये लोग यहाँ से जाते हैं वापस से हमारी बर्ड गर्ल की दुकान पे, जहाँ पे हमारे हीरो को दिखता है कि यहाँ पे एक ग्रामोफोन जैसा होता है। तो वो बोलता है ये तुम्हें कहाँ से मिला। तो बर्ड गर्ल बोलती है कि उसने ये छोटे बच्चों से लिया था क्योंकि कोई उनसे खरीद नहीं रहा था। तो हमारा हीरो ज़ागोन उससे ये खरीद लेता है लंबे पैसे में। फिर ये लोग घर जाते हैं, घर जाने के बाद हमें ये दिखता है कि हमारा जो बारबोटोस होता है वो यहाँ पे हमारी नेफी के साथ चाय पी रहा होता है। नेफी नहीं आई मीन टोमेटो गर्ल के साथ चाय पी रहा होता है। टोमेटो गर्ल उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन हमारा बारबोटोस बिल्कुल उससे बात नहीं करता। सब लोग यहाँ पे आते हैं, खाना वाना बना के खाते हैं और रात के टाइम पे हमारा ज़ागोन इसको ठीक भी करता है, इसके ग्रामोफोन को। यहाँ पे लोग ग्रामोफोन ठीक करते हैं, गाना वाना गाते हैं, मजे करते रहते हैं। तभी हमारा बारबोटोस बोलता है यार ये लड़की कितनी कमजोर है, मेरे को इसका पूरा दिन ध्यान रखना पड़ता है, ये हर जगह गिरती रहती है पड़ती रहती है, इसका अगर मैं ध्यान नहीं रखूँ तो ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। तो ये सुन के बारबोटोस को ज़ागोन कहता है कि तुम्हें यही काम करना है, तुम्हें इसका ध्यान रखना है। फिर रात के टाइम में जब सब लोग सो जाते हैं तो हमारी नेफी और ज़ागोन मस्त ग्रामोफोन पे गाना सुन रहे होते हैं। तभी ज़ागोन उसको पूछता है क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी। तो नेफी हाँ बोलती है। फिर ये लोग यहाँ पे मस्त एक रोमांटिक साथ डांस करते हैं। इसी के साथ ये वाला वीडियो यहाँ पे होता है खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट करते हो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा। वेल आज के लिए बस इतना ही। मेरा नाम साजबेट और मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।